Hello students, how are you all? My name is Prakruti. I teach social science at Keystone Universe of Education. आज हम करने जा रहे हैं तुम्हारे हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट रिविजन। ठीक है, पावर बुक साथ रखना, हाइलाइटर साथ रखना, कीवर्ड्स को मार्क करना एंड यू विल बी गुड टू गो। लेट अस स्टार्ट। अभी ये जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर स्टार्ट्स विथ अ पेंटिंग। एक पेंटिंग हमें पूरे चैप्टर की थीम को बताता है। दैट पेंटिंग वाज मेड अप बाय फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट। समझाती हूँ उसके बारे में। फ्रेडरिक सोरियो ने ही हैड अ ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। उसको एक था कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ही आर्टिकुलेट हिज ड्रीम इनटू अ पेंटिंग। और वो पेंटिंग का नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, दिस कैन मेक योर एमसीक्यू। लेट अस स्टार्ट। कुछ ऐसी दिखती थी ये पेंटिंग। अभी ये पेंटिंग को भी हम समझते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस पेंटिंग इनटू 3 पार्ट्स। उससे पहले फ्रेडरिक सोरियो के बारे में समझते हैं। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। 1848 में उसने 4 प्रिंट्स बनाई थी ऑफ हिज वर्ल्ड, ऑफ हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड। और ये पेंटिंग का नाम है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो। कौन से ईयर में बनाई थी? 1848। समझते हैं पेंटिंग को। अब देखो यार, हम पेंटिंग को 3 हिस्सों में समझेंगे। द नंबर 1 पार्ट इज मार्चिंग टूवर्ड्स द लिबर्टी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पीपल आर मार्चिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंट में लोग फ्रॉम ऑल द क्लासेस ऑफ यूरोप, दे ऑल आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। कहां पे मार्च कर रहे हैं? तो दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स दिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू गिव इट अ होमेज, यानी कि उसको लिबर्टी की और दे ऑल आर मूविंग। कौन कौन से कंट्रीज है वो हम समझेंगे। उससे पहले हम ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को समझ लेते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है बेटा फ्रीडम। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि अब इग्नोरेंस चला गया। दूसरे हाथ में है द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि अब पीपल आर मार्चिंग टूवर्ड्स फ्रीडम। किससे फ्रीडम? मोनार्की से फ्रीडम। एंड पीपल आर मार्चिंग टूवर्ड्स लिबर्टी। लिबर्टी के हाथ में एनलाइटमेंट की टॉर्च है, यानी कि पीपल आर गोइंग टू बी एनलाइटेंड। और एक हाथ में है चार्टर ऑफ मेन्स राइट, यानी कि अब लोगों को राइट्स मिलेंगे। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मार्चिंग टूवर्ड्स द लिबर्टी। ग्रेट। चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, अब देखो यार, हम लिबर्टी की ओर जा रहे हैं। किससे लिबर्टी मिली? मोनार्क से। ग्रेट। तो मोनार्की के जो सारे ही वेपन्स है, जैसे कि क्राउन है, जैसे कि स्कैप्चर है, ये सारे ही जो वेपन्स है वो सारे हमने फोरग्राउंड, यानी कि एकदम जमीन पे डाल दिए हैं। तो मतलब पीपल आर गेटिंग लिबर्टी। जो सारे वेपन्स है वो सारे जमीन पे चले गए हैं। ठीक है। एंड देन थर्ड पार्ट इज फ्रेटर्निटी, सिंबलाइजेस फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या? अब देखो यार, लोगों को लिबर्टी मिल रही है, मोनार्की के वेपन्स चले गए हैं, तो ऊपर से जो क्राइस्ट है, जो सेंट्स है, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। और वो लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं? वो लोग उनको फ्रेटर्निटी के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, ब्रदरहुड। क्लियर? तो दिस आर द 3 पार्ट्स, मार्चिंग टूवर्ड्स द लिबर्टी। फिर नीचे है मोनार्की के वेपन्स को फेंक दिया, वेपन्स ऑफ मोनार्की। एंड ऊपर है फ्रेटर्निटी। क्लियर? ग्रेट। चलो, अब ये जो विजन है ना, उनकी जो सोच है उसको हम यूटोपियन विजन बोलते हैं। यूटोपियन का मतलब जानते हो तुम? यूटोपियन मतलब an ideal situation which cannot exist in reality। मतलब तुम्हारी बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो too good to be true। तो ये पेंटिंग ऐसी थी जो ट्रू नहीं हो सकती थी। ऐसा यूरोप में हुआ नहीं था, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा आइडियल सिचुएशन थी। अभी ये जो पेंटिंग है ना बेटा, ये पेंटिंग में 2 कंट्रीज, कौन सी 2 कंट्रीज? यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस एंड स्विट्जरलैंड, दे ऑल आर लीडिंग द मार्च, दे ऑल आर लीडिंग द प्रोसेशन। ऑलरेडी यूएस एंड स्विट्जरलैंड को बेटा लिबर्टी मिल चुकी थी, यानी कि वो लोग तब नेशन स्टेट बन चुके थे। कब? 1848 में। ठीक है।
यूएस एंड स्विट्जरलैंड ऑलरेडी चले गए थे आगे, आपने देखा होगा। ये देखो यूएस स्विट्जरलैंड का फ्लैग, सॉरी यूएस एंड स्विट्जरलैंड का फ्लैग यहाँ है, वो लोग ऑलरेडी ये लिबर्टी को पास कर गए थे। अब यहाँ पे जो फ्लैग है दैट इज ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो था वो अपने ट्राई कलर फ्लैग के साथ जस्ट वहां पे पहुंचा था, यानी कि 1848 वाज द पीरियड जब फ्रांस को लिबर्टी मिली थी। फ्रांस के बाद हमारे पास था जर्मनी, फ्रांस के बाद जर्मनी के जो लोग थे वो अपना ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग लेके वहां पे जा रहे थे। ऑल्दो जर्मनी को तब फ्रीडम नहीं मिली थी, पर जो लिबरल्स थे उनका फ्लैग था ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। जर्मन पीपल के बाद आए ऑस्ट्रेलियन पीपल, देन द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, देन लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया। अब तुमको सब कुछ नहीं याद रखना है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि यूएस एंड स्विट्जरलैंड को ऑलरेडी फ्रीडम मिल चुकी थी, जस्ट फ्रीडम के पास पहुंचा था हमारा फ्रांस, उसके बाद था जर्मनी, जर्मनी के बाद था ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब बाकी का सब कुछ याद रखना इज नॉट कंपल्सरी। यूटोपियन का मतलब देखो, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बना दी, पर ऐसा यूरोप में था नहीं, तो ये तो एक यूटोपियन विजन हो गया। आपको यूटोपियन विजन का मतलब पूछेंगे तो एन आइडियल सोसाइटी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्लियर? फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग क्लियर है ना? चलो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, करेक्ट। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशन? ठीक है, मैं आपको बता दी हूँ व्हाट इज अ नेशन। नेशन का जो आइडिया है वो हमको बताया है फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन ने। किन्होंने बेटा? अर्नस्ट रेनन ने। अर्नस्ट रेनन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सबॉन में 1882 में एक लेक्चर डिलीवर करा था, उसमें ही गेव अस द आइडिया ऑफ नेशन। तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि नेशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज और अ रेस और अ रिलीजन और अ टेरिटरी। मतलब हमको ऐसा लगता है कि कॉमन लैंग्वेज वाले लोग जहां पे रह रहे हैं वो नेशन होगा, राइट। पर अर्नस्ट रेनन ने बोला कि नहीं, नेशन का मतलब होता है culmination of a long past endeavors, यानी कि achievement, sacrifice and devotion। बेटा culmination का मतलब होता है सबको मिलाना, ठीक है। तो nation मतलब कि हमारे long past achievements प्लस सेक्रीफाइस प्लस डिवोशन से जो टेरिटरी बनती है दैट इज कॉल्ड नेशन। ऐसा जरूरी नहीं होता कि नेशन में कॉमन लैंग्वेज हो या कॉमन रेस हो या कॉमन टेरिटरी हो, पर नेशन में हर लोगों के अचीवमेंट्स कॉमन होने चाहिए, हर लोगों के सेक्रीफाइसेस कॉमन होने चाहिए और उनका डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन कॉमन होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं द आइडिया ऑफ नेशन। ये कभी 1 मार्कर के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेशन फ्रॉम गिवन बाय अर्नस्ट रेनन, तो आपको लिखना है। कल्मिनेशन का मतलब होता है सम, टोटल, ठीक है। ग्रेट। चलो, नेशन को कभी भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो किसी और की आइडेंटिटी को, किसी और की टेरिटरी को होल्ड करके रखे, ठीक है। नेशन के लिए कोई भी ऐसा किसी को लिबर्टी के बिना किसी को फोर्सफुली अपने में लेके आना नेशन का आइडिया नहीं है। नेशन का बेस तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिबर्टी है। क्लियर? ग्रेट। चलो, अब द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू कलेक्टिव आइडेंटिटी। डू यू नो यूरोप में ना ऐसे कोई नेशंस पहले एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ना, ये स्लाइड आपको वो बताएगी। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर चैप्टर। अब देखो 19th सेंचुरी के यूरोप में एक ऐसा फोर्स आया, एक ऐसा वेव आया ऑफ लिबर्टी, और उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स थी ना वो एग्जिस्टिंग सिस्टम बदल गई थी। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या थी वो पहले समझते हैं। पहले तो यूरोप में मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर होते हैं। मल्टीनेशनल मतलब एक नेशन नहीं है, एक डायनास्टी है, एक खानदान है। याद करो हमारा बर्बन खानदान, ठीक है। तो वैसे खानदान है, पर वो खानदान यहां पे भी रूल कर रहे हैं, यहां पे भी कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे हैं। तो उसका मल्टीपल नेशन है, सिर्फ जो किंग है वो सेम है। ऐसे एम्पायर हुआ करते थे पहले यूरोप में, मतलब अलग अलग बाउंड्रीज होगी और सेम किंग उस पर रूल करेगा। फिर थोड़े बहुत चेंजेस आए और ये चेंजेस के बाद बने मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है अ स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज्ड बाय सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। यानी कि एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है, मतलब यहाँ पे
नेशन, यहाँ पे नेशन, यहाँ पे नेशन, ऐसा नहीं होगा। एक टेरिटरी क्लियर हो जाएगी पर उसका रूलर तो किंग ही रहेगा, उसको बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। उसके बाद आते हैं हमारे नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। यानी कि यहाँ पे किसी की भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, सिर्फ उनका रूलर एक था। यहाँ पे जो रूलर है वो भी और जो लोग हैं वो सब में कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी। दे ऑल शुड फील कि वी ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप, ठीक है, हम सब एक नेशन के टूवर्ड्स डिवोटेड होने चाहिए। दैट वाज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। तो हम देखेंगे कि पहले कैसे मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर होते थे, फिर कैसे वो मॉडर्न स्टेट बने और फिर जाके वो कैसे नेशन स्टेट बने। और ये नेशन स्टेट की जो कॉमननेस थी वो कॉमननेस हमारे सबके अंदर आई है थ्रू स्ट्रगल, थ्रू एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड थ्रू कॉमन पीपल। ये सब ने मिला के हमको एक कॉमन आइडेंटिटी दी हुई है। क्लियर? ग्रेट। चलो अब ये कॉमन आइडेंटिटी, आपको पता है यूरोप का सबसे शैतान बच्चा कौन था? पूरे यूरोप में सबसे शैतान स्टेट जो था दैट वाज फ्रांस। हर कोई चीज सबसे पहले किसी ने स्टार्ट करी है तो वो था फ्रांस, ठीक है। तो जो कलेक्टिव आइडेंटिटी का आइडिया जो था वो भी हमको कहां से मिला है? फ्रांस से। दिस कैन मेक योर वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्कर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमको नेशन का आइडिया मिला है। कैसे? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेशनलिज्म आया 1789 में। कैसे आया? पहले वहां पे लुई 16 होता था और फिर बन गई थी फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जो सबसे पहला चेंज यूरोप में आया था, सॉरी सबसे पहला चेंज जो फ्रांस में आया था दैट वाज ट्रांसफर ऑफ सोवेनिटी। बेटा सोवेनिटी का मतलब होता है कंट्रोल। पहले कंट्रोल किसके पास था? मोनार्क, लुई 16 के पास। अब किसके पास आ गया था? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो तुम्हारे 5 मार्कर का फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ सोवेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ सिटीजन थ्रू हमारी जो नेशनल असेंबली थी वो। सेकेंड और क्या क्या चेंजेस आए थे? फ्रेंच पीपल ने ना कलेक्टिव मेजर्स लिए थे टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। बहुत सारे मेजर्स लिए थे कि हम लोगों में वो कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग बिल्ड करें, लोगों को एकजुट करके रखे। तो क्या क्या उन्होंने करा था? तो बहुत सारे मेजर्स लिए थे। सबसे पहला मेजर वाज द आइडियाज ऑफ ला पेत्रे एंड ला सितोइन। ला पेत्रे का मतलब होता है द फादरलैंड एंड ले सितोइन का मतलब होता है द सिटीजन। उन्होंने बोला कि फ्रेंच कोई नॉर्मल लैंड नहीं है, फ्रांस जो है वो हमारा फादर लैंड है और फादर लैंड को फ्रेंच में बोलते हैं ला पैत्रे। और उन्होंने बोला कि हम उनके सिटीजन हैं, हम उनके चाइल्ड हैं, तो वी ऑल आर ले सितोइन यानी कि द सिटीजन। फिर फ्रांस में न्यू फ्रेंच फ्लैग आया रिप्लेसिंग रॉयल स्टैंडर्ड। रॉयल स्टैंडर्ड को हटा दिया और ब्लू रेड एंड व्हाइट कलर का न्यू फ्रेंच फ्लैग आया। फ्रांस में सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आई जहां पे यूनिफॉर्म लॉज थे। पहले ना सिस्टम हर जगह पे अलग होती थी, यहां पे भी अलग, वहां पे भी अलग। अब पूरे ही फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी वो सेम आ गई थी। लोगों ने हाइम्स कंपोज की, हाइम्स यानी कि श्लोक लिखे अपने फ्रीडम के बारे में। लोगों ने ओथ्स ली, ओथ्स यानी कि प्लेज ली, प्रतिज्ञा ली कि हम हमारे नेशन को कभी भी वापस किंग के हवाले नहीं करेंगे। और जो मार्टियर्स यानी कि जो लोग शहीद हुए थे उन्हें याद करा गया कि उन्होंने इतनी मेहनत करके हमको लिबर्टी दिलाई है तो हम वो लिबर्टी को कभी भी खोएंगे नहीं। बेटा दिस आर द कीवर्ड्स, मार्क कर लेना। चलो नेक्स्ट, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी, आई टोल्ड यू ना, जो टैक्सेस लगते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। फ्रांस में ही एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को यहां से वहां लेके जाना है तो कस्टम ड्यूटीज लगानी पड़ती थी। तो कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश करा, टैक्सेस ड्यूज यानी कि टैक्सेस को अबॉलिश करा। फ्रांस में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट भी
नहीं होता था, मतलब एक जगह पे मेजरमेंट अलग है तो दूसरी जगह पे मेजरमेंट अलग था, ठीक है। तो हमने ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वहां पे लाया। फ्रांस में एस्टेट जनरल जो था, या अगर तुमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है तो तुमको पता होगा कि फ्रांस की पहले पार्लियामेंट हुआ करती थी एस्टेट जनरल, उसको बदल के उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, नेशनल असेंबली, जो लोग इलेक्ट करते थे, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, याद आया कुछ, गुड। एंड देन फ्रांस में रीजनल डायलेक्ट्स बोली जाती थी। डू यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलेक्ट? बेटा डायलेक्ट का मतलब होता है एक लैंग्वेज को बोलने के अलग अलग तरीके, जैसे कि गुजराती है तो गुजराती सौराष्ट्र में जो गुजराती बोलते हैं, काठियावाड़ में उसको काठियावाड़ी गुजराती बोलते हैं, सूरत में जो लोग जैसे गुजराती को बोलते हैं उसको बोलते हैं सूरती गुजराती। तो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को ही लोग अलग अलग तरीके से बोलते थे, उसको हम बोलते हैं रीजनल डायलेक्ट, ठीक है। डायलेक्ट का मतलब होता है द डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, ठीक है। तो फ्रांस में लोग अलग अलग तरीके से फ्रेंच को बोलते थे। अब अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो उसमें भी ग्रुपिज्म हो जाएगा, राइट। तो ये लोग ने बोला कि हमको कोई ग्रुपिज्म नहीं रखना, ये लोग ने सारी ही रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करा एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। वही लोग पेरिस में बोलेंगे और लिखेंगे, क्लियर। सो दिस वर द स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप। आई टोल्ड यू ना, फ्रांस वाज अ शैतान बच्चा, वो कुछ करेगा तो पूरे यूरोप में इंपैक्ट तो आएगा ही। क्या इंपैक्ट आए थे यूरोप में? तो यूरोपियन जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ऐसा डिक्लेयर करा कि अब पूरे यूरोप में लिबर्टी लाने का काम जो है वो हमारा मिशन है और वो हमारी डेस्टिनी है, हम ही पूरे यूरोप में लिबर्टी लाएंगे। जब ये न्यूज़ बाकी के सिटीज़ में गए, ठीक है, तो यूरोप के बाकी के सिटीज़ के स्टूडेंट्स, टीचर्स, बाकी के मेंबर्स, उन्होंने भी अपने अपने जैकोबिन क्लब्स चलाने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने भी ऐसी एक्टिविटीज़ करी और वो एक्टिविटीज़ के तहत जो फ्रेंच आर्मी थी वो अलग अलग सिटीज़ में गई कि लाओ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी तुमको लिबर्टी दिलाते हैं। एंड बेटा व्हेन आई से फ्रेंच आर्मी, तो फ्रेंच आर्मी मतलब नेपोलियन की आर्मी। तब कौन था फ्रांस में? नेपोलियन था, ठीक है। तो नेपोलियन की आर्मी हर जगह पे जाने लगी, कहां पे? होलैंड पे, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली में, कि हम तुमको फ्रीडम दिलाएंगे, हम तुमको लिबर्टी दिलाएंगे। और ऐसे ही ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स थी उसकी हेल्प से नेशनलिज्म का आइडिया अब्रॉड चला गया, अब्रॉड यानी कि हर जगह पे वो जाने लगा। और जो हमारे नेपोलियन भाई साहब थे उन्होंने कोड दिया, जो कोड को हम बुलाते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, या तो उसको बुलाते हैं द नेपोलियनिक कोड। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 5 मार्कर, स्टेट डाउन द मेजरमेंट्स टेकन बाय नेपोलियन अंडर द सिविल कोड ऑफ 1804, या तो एक्सप्लेन द सिविल कोड ऑफ 1804। तो हम वही कोड अब आगे देखेंगे। अच्छा, नेपोलियन भाई साहब पहले आए फ्रांस में, 9th में पढ़ाई होगा। फिर फ्रांस में आने के बाद ही हैड दिस थिंग कि मुझे पूरे यूरोप को कॉन्कर करना है, तो ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। और वो वहां पे उन्होंने जो रिफॉर्म्स फ्रांस में इंट्रोड्यूस करे थे वो ये सारे रिफॉर्म्स हर जगह पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। अब देखो नेपोलियन जब आया तो उसने फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने अच्छे अच्छे चेंजेस लाए थे। तो यहां से क्वेश्चन टर्न करके पूछ सकते हैं कि नेपोलियन वाज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी बट ही वाज गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक्सप्लेन। देखो नेपोलियन ने हमारी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब वो आया, हमने पहले बहुत ही स्ट्रगल करके मोनार्क से छुटकारा पाया, फिर नेपोलियन आया और नेपोलियन ने अपने सारे मेजरमेंट्स इंपोज कर दिए, करेक्ट। अब ये सारे मेजरमेंट इंपोज करने से लोगों के हाथ से डेमोक्रेसी चली गई, अब लोगों की नहीं चलती थी, अब किसकी चलती थी? नेपोलियन की। तो डेमोक्रेसी को उसने डिस्ट्रॉय करा, पर उसने जो सारे चेंजेस लाए थे ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अच्छे चेंजेस थे, और वही
वही चेंजेस को उसने इंट्रोड्यूस करा विद द हेल्प ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तुम बोलोगे कि मैम कौन कौन से चेंजेस कर रहे थे, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, नेपोलियन ने 3 चीजों को रिमूव करा था, 3 को इंट्रोड्यूस करा था और 2 को इंप्रूव करा था। 3 को रिमूव करा था, 3 को इंट्रोड्यूस करा था और 2 को इंप्रूव करा था। समझाती हूँ किसको। उसने पहले तो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को रिमूव करा था कि भाई ऐसा नहीं चलता कि क्लर्जी हो तो तुमको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे, नोबिलिटी हो तो ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगे। उसने सारे प्रिविलेजेस को रिमूव करा था। उसने क्या इंपोज करा था, उन्होंने इक्वालिटी बिफोर द लॉ इंपोज करा था और उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दिया था। क्लियर। फिर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई करा था। कहां पे? डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटाली में, जर्मनी में। उसने फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश करा था। उसने पेजेंट्स को सर्फडम एंड मेनोरल ड्यूज से भी छुटकारा दिया था। उन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करा था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस यानी कि यूरोप में ग्रुपिज्म होता था कि मतलब सिटीज में जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, वो अपने अपने ग्रुप्स बना के रखते थे और वो कोई और नए मर्चेंट को आने ही नहीं देते थे। इसको बोलते गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो उसने वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव करा था। और कौन सी 2 चीजों को इंप्रूव करा था? उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इंप्रूव करा था। उसने यूनिवर्सल लॉज इंपोज करे, स्टैंडर्डाइज वेट्स इंपोज करे, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स इंपोज करे। आई टोल्ड यू ना, हर जगह पे अलग अलग मेजरमेंट हुआ करता था। तो नेपोलियन ने हर जगह पे यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल वेट्स, इक्वल मेजरमेंट्स, इक्वल नेशनल कॉमन करेंसी भी उसने दे दी। अब ये सारी चीजों की वजह से जो बिजनेसमैन थे, जो पेजेंट्स थे, उनको ये न्यूली फाउंड इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत अच्छी लगी थी। क्योंकि ये जो सारे ऑब्स्टेकल्स थे इकोनॉमी में कि अलग अलग मेजरमेंट्स, अलग अलग करेंसी, ये सारी चीजों की वजह से वो लोग अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। नेपोलियन ने आके कॉमन करेंसी दे दी, कॉमन वेट्स दे दिए, कॉमन मेजरमेंट्स दे दिए। तो अब तो बिजनेसमैन के मजे मजे हो गए एंड दे ऑल स्टार्टेड लाइकिंग द रिफॉर्म्स डन बाय नेपोलियन। बेटा ये याद रख लेना, 3 चीजों को अबॉलिश करा था, 3 को लाया था और 2 को इंप्रूव करा था। क्लियर? ग्रेट। चलो, अब इसके इंपैक्ट क्या आता है? इंपैक्ट ये आता है कि पहले तो लोकल लोगों के जो रिएक्शंस थे ना, अच्छा इन शॉर्ट उनके रिएक्शंस मिक्स्ड थे। क्यों मिक्स्ड थे? समझाती थी। पहले जब ये नेपोलियन की आर्मी आई तो पहले नेपोलियन की आर्मी को हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी बुलाते थे। हार्बिंजर्स यानी कि कैरियर ऑफ लिबर्टी, कि तुमने फ्रांस में लिबर्टी लाई है तो तुम यूरोप में भी लिबर्टी लाओगे। तो सबने उसको बोला आओ आओ आओ। वो लोग तो नेपोलियन को भगवान समझने लगे। पर जब नेपोलियन जो था उसका एंथुसियाज्म हॉस्टिलिटी में टर्न होने लगा, यानी कि नेपोलियन हैड दिस थिंग ना कि मुझे यूरोप के हर सिटी में, हर कंट्री में मुझे अपना ही राज एस्टैब्लिश करना है, मुझे अपना ही डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना है। उसकी वजह से पीपल स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। लोगों को पता चला कि इसको, जिसको हम भगवान समझते हो, भगवान नहीं है, वो तो शैतान है। तो नेपोलियन के टूवर्ड्स पहले लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव था, उसके बाद लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव हो गया। क्लियर आई बात? क्योंकि उसने सेंसरशिप लगा दी, उसने टैक्सेशन लगा दिया, उसने अपने, अब देखो यार, उसको यूरोप पूरा जीतना था तो पूरे यूरोप को जीतने के लिए उसको आर्मी तो चाहिए। तो उसने लोगों को फोर्सफुली आर्मी में लिया। इसको हम बोलते हैं बेटा फोर्सफुल कंस्क्रिप्शन। कंस्क्रिप्शन मतलब आर्मी में भर्ती कराना, और फोर्सफुली वो लोगों को आर्मी में भर्ती करवाता था। ये सारी चीजों की वजह से लोगों को वो अच्छा नहीं लगता था। उसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव में अच्छी चीज करी थी वो भी उसके ये हॉस्टिलिटी की वजह से आउटवेट हो गई। क्लियर? तो कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए कि नेपोलियन वाज नॉट गुड फॉर द मोनार्की बट ही वाज गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एक्सप्लेन, तो आपको सारे मेजरमेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? ग्रेट। चलो, नाउ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म यूरोप में आया उससे पहले कैसी सिचुएशन थी? आई टोल्ड यू ना कि मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर होते थे। एक ही किंग, पर वो यहाँ पे भी रूल कर रहा है, यहाँ पे भी रूल कर रहा है, यहाँ पे भी रूल कर रहा है, यहाँ पे भी रूल कर रहा है। उसका ही एक एग्जाम्पल है हैब्सबर्ग एम्पायर। मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे जो कंट्रीज थे, जो पहले कंट्रीज नहीं थे, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज, कैंटॉन्स। ठीक है? और उनके सिर्फ
एक कॉमन रूलर हुआ करता था, पर उनकी कोई परफेक्ट टेरिटरी नहीं थी। उसका ही एक एग्जाम्पल है हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर भी एक ऐसा ही एम्पायर है जो टुकड़ों में बटा हुआ था। मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर, ये देखो इतना बड़ा एम्पायर है, उसमें हर तरीके के लोग रहते थे, सिर्फ उसका कॉमन रूलर था, बाकी उसमें कोई कॉमननेस नहीं थी। और नेशन स्टेट का बेस क्या है? कॉमननेस। हालांकि यहाँ पे कोई भी कॉमननेस नहीं होती थी। और व्हेन यू डोंट फील कॉमन, व्हेन यू डोंट फील सिमिलर अबाउट योर नेशन, फिर तुम में वो यूनिटी भी नहीं रहती। तो हैब्सबर्ग एम्पायर में भी कुछ ऐसा ही था। बट इसमें बहुत सारे नाम आएंगे याद रखने के लिए, तो इसको आराम से पढ़ना। एंड इफ यू गेट कंफ्यूज तो ये क्वेश्चन को आप लिख के भी लर्न कर सकते हो। अच्छा, हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो कहाँ पे रूल करता था? हैब्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रीजन। उसमें हर अलग अलग रीजन्स आते थे। मेन 3 रीजन थे बेटा, अल्पाइन रीजन था, हंगेरी रीजन था एंड गैलिशिया। अल्पाइन, हंगेरी एंड गैलिशिया। अल्पाइन रीजन जो था उसमें टाइरोल आता था, ऑस्ट्रिया आता था, सडेटलैंड आता था और बोहेमिया भी आता था। अल्पाइन रीजन, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सडेटलैंड एंड बोहेमिया। वहां पे इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी थी। कौन सी? लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, मतलब इटली का पार्ट भी वहां पे था। दूसरा रीजन कौन सा है? हंगेरी रीजन। अब हंगेरी रीजन में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन माग्यार लैंग्वेज बोलते थे। माग्यार एक लैंग्वेज थी जो हंगेरी में बोली जाती थी, और बाकी के जो हाफ लोग थे वो बाकी की अलग अलग डायलेक्ट्स, आई टोल्ड यू व्हाट इज डायलेक्ट्स, वो अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे। गैलिशिया में एरिस्टोक्रेसी, पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। ये ग्रुप्स के अलावा भी वहां पे बहुत सारे पेजेंट्स रहते थे। वहीं टेरिटरी में बोहेमियंस थे, स्लोवैक्स थे, ठीक है, स्लोवेंसिस थे, रोमन्स थे, ट्रांसलेवेनिया था। अब मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि एक ही एम्पायर पर उसके 3 रीजन। कौन से 3 रीजन? अल्पाइन, फिर हंगेरी, फिर गैलिशिया। और वो 3 रीजन में भी अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। अब ऐसे सारे डिफरेंसेस है तो कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। और इसी वजह से वहां पे अक्सर बहुत सारे झगड़े होते थे। अगर ये लोग में कोई एक कॉमन बात थी तो वो कॉमननेस ये थी कि दे ऑल वर टुगेदर बिकॉज ऑफ द कॉमन एलिजेंस टू द एम्पेरर। वो सबका किंग एक था और वो सब एक ही किंग को सपोर्ट करते थे। ये एक ही कॉमन चीज उनमें थी, बाकी कोई कॉमन चीज उनमें थी नहीं। गुड। चलो, अब अभी आपने वर्ड सुना होगा एरिस्टोक्रेसी, हमने 9th में भी सुना। तो यूरोप में 3 अलग अलग क्लास के लोग रहते थे। एक थे एरिस्टोक्रेट्स, क्या है मैं समझाती हूँ, फिर दूसरे है पेजेंट्स, और उसमें एक नया क्लास आता है दैट इज न्यू मिडिल क्लास। तीनों ही क्लास को मैं समझाऊंगी, तीनों ही अलग अलग लोगों को मैं समझाऊंगी। सबसे पहले समझते हैं एरिस्टोक्रेट्स। चलो, एरिस्टोक्रेट्स यानी कि देखो ये जो क्लास था ना वो सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेटिंग क्लास था। बेसिकली मैं आपको बताऊं ना, बॉलीवुड ऑफ यूरोप, ठीक है, समझाती हूँ कैसे बॉलीवुड ऑफ यूरोप। अब देखो बॉलीवुड में कैसा होता है कि ऑल द पीपल दे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। मतलब हम सबको पता है बॉलीवुड में एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है कि उनको अवार्ड्स अटेंड करने हैं, उनको पार्टीज अटेंड करनी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही था, दे ऑल वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। खान कपूर, कपूर खान, देख ही पा रहे हो यहाँ पे, राइट। तो ये लोग भी, एरिस्टोक्रेट्स भी रिच होते थे, तो वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते थे? विद द टाइज ऑफ मैरिजेस। दे ओन्ड एस्टेट इन द कंट्री साइड एज वेल एज इन द टाउन्स। उनकी जमीन, उनकी जायदाद कंट्री साइड में भी होती थी, यानी कि रूरल एरिया में भी होती थी, और अर्बन एरियाज में भी होती थी। ये सोसाइटी अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज बोलती थी? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। हमारे यहाँ पे सारे ही अवार्ड्स में इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं टू शो देयर सुपीरियरिटी। और ये जो क्लास था वो क्लास पावरफुल था, बट वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी था, न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप था। अब थोड़ी ना पूरा भारत का पॉपुलेशन बॉलीवुड है, इंडिया के पॉपुलेशन का 1% भी बॉलीवुड नहीं होगा, राइट। तो एरिस्टोक्रेट्स भी ऐसे ही थे, वो डोमिनेटिंग थे लेकिन उनकी पॉपुलेशन काफी कम थी। क्लियर एरिस्टोक्रेट्स? गुड। चलो,
दूसरे थे हमारे पेजेंट्स बेचारे। तो ये पेजेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी? पेजेंट्स की थी। अब पेजेंट्स वेस्ट में भी अलग थे, पेजेंट्स ईस्ट में भी अलग थे। जो वेस्ट के पेजेंट्स थे ना वो टेनेंट्स थे, यानी कि वो या तो टेनेंट्स थे या तो स्मॉल ओनर्स थे, मतलब वो लैंड को रेंट पे लेते थे। टेनेंट्स का मतलब है कोई भी पर्सन जो रेंट पे चीजें लेता है, तो ये पेजेंट्स रेंट पे चीजें लेते थे और उसमें काम करते थे, और जो भी प्रॉफिट होता था वो खुद रख लेते थे और रेंट अपने लैंडलॉर्ड्स को दे देते थे, या तो फिर वो स्मॉल ओनर्स होते थे। बाकी के जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के पेजेंट्स थे वो लोग जो थे वो सर्फ्स थे। वहां की जो जमीन थी, दोज लैंड्स वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। अभी सर्फ का मतलब समझाती हूँ। अ पर्सन वाज फोर्स्ड टू लिव एंड वर्क ऑन द लैंड बिलोंग टू अ लैंड ओनर। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे? लैंड को रेंट पे लेते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में लैंडलॉर्ड बड़ी बड़ी जमीन को ओन करते थे, और ये बड़ी बड़ी जमीन में वो लोग सर्फ से काम करवाते थे। मतलब सर्फ मतलब अ पर्सन, अ पेजेंट हु इज फोर्स्ड टू लिव एंड वर्क ऑन द सेम प्लेस। उसको वहीं पे रहना है और पूरे पूरे दिन काम करना है, और बदले में उनको बेचारे को थोड़ी बहुत सैलरी देते थे। इनको बोलते हैं सर्फ। क्लियर? गुड। तो कहाँ के पेजेंट्स की सिचुएशन अच्छी है? वेस्ट के कि ईस्टर्न और सेंट्रल के? गुड। वेस्ट के पेजेंट्स की सिचुएशन वाज गुड कंपेयर टू ईस्ट एंड सेंट्रल, क्योंकि ये लोग तो सर्फ थे। क्लियर? गुड। और अब इसमें ही पहले तो देखो यार, दो ही क्लास होते थे, या तो तुम पेजेंट्स हो या तो तुम एरिस्टोक्रेट्स हो। अब एक नया क्लास आता है, इन दैट न्यू क्लास वाज द न्यू मिडिल क्लास। इसके बारे में हम 9th में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखो ये न्यू मिडिल क्लास कैसे आता है। तो अब फ्रांस, यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आने लगी, राइट? इंडस्ट्रीज की वजह से टाउन्स का ग्रोथ हुआ, कमर्शियल क्लासेस का ग्रोथ हुआ, यानी कि उनको थोड़ा एजुकेशन मिला। वो लोग ने अब फार्मिंग छोड़ के इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। इसकी वजह से एक नया ही वर्किंग क्लास बनता है। किससे बनता है? इंडस्ट्रियलिस्ट से, बिजनेसमैन से, प्रोफेशनल्स से। ठीक है? और ये जो क्लास है उसमें से देयर वाज सम एजुकेटेड पीपल। ठीक है? और ये एजुकेटेड पीपल को हम क्या बोलते हैं? लिबरल मिडिल क्लास। उनको क्या चाहिए था? उनको आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी चाहिए था, और उनको एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को हटा देना था। दे वांटेड नेशनल यूनिटी, और उनको एरिस्टोक्रेसी की प्रिविलेजेस को अबॉलिश करना था। क्लियर? किसको? न्यू मिडिल क्लास को स्लैश लिबरल्स को। क्लियर? गुड। चलो अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चलो यार ये लिबरल मिडिल क्लास तो है, पर ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरल प्लस नेशनलिज्म, इसका मतलब क्या होगा और ये किसके लिए स्टैंड लेगा? ठीक है, तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म? उसके आइडियाज हम समझते हैं। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, नेशनलिज्म मतलब द क्रिएशन ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। जब फ्रीडम मिलेगी तभी ही कॉमन आइडेंटिटी वाला नेशन यूरोप में क्लियर होगा। तो ये जो लिबरलिज्म का जो आइडिया था वो नेशनलिज्म से काफी ज्यादा कनेक्टेड था। लिबर का मतलब होता है फ्री, कौन सी लैंग्वेज में? लिबर इज द वर्ड ऑफ लैटिन, उसका मतलब होता है फ्री। एंड जो भी न्यू मिडिल क्लासेस थे वो लोग को क्या चाहिए था? लिबरलिज्म मतलब उनको कौन सी लिबर्टी चाहिए थी? दे स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टूड फॉर? सो द लिबरल नेशनलिस्ट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल। सबके लिए फ्रीडम चाहिए, और हर एक मेंबर्स के लिए क्या चाहिए? हर एक मेंबर्स के लिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ होना चाहिए। अब देखो यार, मैं तुमको पूछूं, तुम में से बहुत बच्चे हैं जिनके लिए लिबर्टी का आइडिया अलग होगा, हर किसी का आइडिया ऑफ लिबर्टी अलग होगा, राइट? तो वैसे लिबरलिज्म पॉलिटिकल स्फीयर में भी अलग था, इकोनॉमिक स्फीयर में भी अलग था। पॉलिटिकल लिबर्टी भी कुछ और थी, इकोनॉमिकल लिबर्टी भी कुछ और थी। ये देखो, ये तो कॉमन लिबर्टी है कि कॉमन में हमको क्या चाहिए? हमको हर इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम चाहिए और हमको इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहिए। बट पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है और इकोनॉमिकल लिबर्टी क्या है वो अब हम देखेंगे। तो लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल स्फीयर यानी
यानी कि पॉलिटिक्स में कैसे लिबर्टी उनको चाहिए थी। पॉलिटिक्स में दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन, लोगों की परमिशन से गवर्नमेंट बनाओ, राजा के बेटे को राजा मत बनाओ, दैट दे वांटेड इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म। सेकंड, उनको चाहिए था कि एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जिकल राइट्स को एंड करो। थर्ड, दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए था, उनको पार्लियामेंट चाहिए था, जो सब कुछ आज इंडिया के पास है। दे ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इनवैलिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, पर सिर्फ एक ही बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखता होना चाहिए। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। 9th अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज का मतलब पता होगा, यानी कि उनको इक्वालिटी बिफोर द लॉ चाहिए था, पर उनको यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहिए था। दे डिड नॉट वांटेड वोटिंग राइट फॉर एवरीवन। उनको तो सिर्फ प्रॉपर्टाइड मैन को ही वोटिंग राइट देने थे, विमेन को और नॉन प्रॉपर्टाइड मैन को नहीं देने थे। क्लियर? दैट वाज द पॉलिटिकल लिबरलिज्म इन यूरोप। क्लियर? गुड। चलो नेक्स्ट, लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमी यानी कि ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू मनी, बिजनेस, ट्रेड। तो उसमें क्या चाहिए था? अब देखो यार, फॉर देम इकोनॉमिक लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड पे। एक ही कंट्री के एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कितने सारे टैक्सेस भरने पड़ते थे। तो इनको क्या चाहिए था कि हमको मार्केट में फ्रीडम दे दो। आज तुम जयपुर से मुंबई कोई चीज खरीद के लाते हो बेचने के लिए, तो तुमको क्या टैक्सेस देने पड़ते हैं? नहीं देने पड़ते। तुम इंडिया से फ्रांस में कोई चीज बेचने को जाते हो तो यस यू हैव टू गिव टैक्सेस, बट इंडिया में आपको कोई ज्यादा टैक्सेस नहीं देने पड़ते। यहाँ पे ऐसा था कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज भी थी, तो दे वांटेड कि हमको ये फ्रीडम ऑफ मार्केट दे दो और हमको जो भी सारे स्टेट ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे हैं वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दो। किससे हटा दो? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल से। क्यों? क्योंकि देखो यार, वहां पे वेट्स अलग अलग थे, मेजरमेंट्स अलग अलग थे, वहां पे इकोनॉमी में बहुत सारे चैलेंजेस थे। कैसे चैलेंजेस थे? तो देखो यार, नेपोलियन ने जो 39 स्टेट का कन्फेडरेशन करा था, कन्फेडरेशन यानी कि उनको ग्रुप में लाया था। वो 39 स्टेट्स जो थे, वो 39 स्टेट्स की हर एक स्टेट की अलग अलग करेंसी थी, वेट्स था, मेजरमेंट था। ठीक है, अब तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो तुमको कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुम जयपुर में भी रुपी देते हो, तुम महाराष्ट्र में भी रुपी देते हो, राइट? पर वहां पे ऐसा नहीं था। वहां पे एक स्टेट में अलग करेंसी, दूसरे स्टेट में अलग करेंसी, और ऊपर से वहां पे बैरियर्स भी अलग अलग थे। मैं आपको समझाती हूँ, उसके एग्जाम्पल है। देखो यार, एक मर्चेंट 1833 में अगर हैम्बर्ग से नर्मबर्ग जाता है कोई भी गुड्स बेचने के लिए, हैम्बर्ग से नर्मबर्ग जाता है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से पास होना पड़ता था। यानी कि 11 जगहों पे उसको टैक्सेस देने पड़ते थे, और हर जगह पे ही हैड टू गिव 5% ऑफ द टैक्स। 11 into 5 55% तो वो अपना टैक्स में ही चला जाता था। तो किसी को अच्छा लगे वहां पे ट्रेड करना? नहीं, राइट? तो दे वो वेरी मच फेड अप ऑफ इट। फिर ये दूसरा एग्जांपल है एल का। एल वाज द मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, जैसा हम आज मीटर में, सेंटीमीटर में कपड़े को मापते हैं। तो वहां पे फ्रैंकफर्ट का मतलब एक एल मतलब 54.7 सेंटीमीटर, और मेंस में एक एल मतलब 55.1 सेंटीमीटर। तुम सोचो, आज तुम्हारी मम्मी पापा को बोले कि तुम केरला जा रहे हो तो वहां से 5 मीटर की साड़ी लेके आओ, तो 5 मीटर केरला में भी एक होता है, गुजरात में भी एक होता है। वहां पे ऐसा नहीं होता था। वहां पे तो एल, फ्रैंकफर्ट में बोला कि 5 एल की साड़ी लाओ, और जब वो लोग मेंस पहुंचे तो 5 एल का मतलब कुछ और ही हो जाता है। तो इतनी सारी डिफिकल्टीज थी। हाँ, यू डोंट नीड टू रिमेंबर हाँ कि एल में कितने सेंटीमीटर्स आते थे, तुमको सिर्फ ये एग्जाम्पल ही याद करना है। क्लियर? तो ये सारी डिफिकल्टीज से उनको छुटकारा चाहिए था। ये सारी कंडीशंस जो थी उनको हम ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं। ये सारी कंडीशंस ऑब्स्टेकल्स थी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसीलिए उनको क्या चाहिए था?
उनको यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए थी जिसमें वेट्स भी सेम हो, मेजरमेंट्स भी सेम हो, करेंसी भी सेम हो। 1832 में इसीलिए, अब देखो यार प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली, इसका कोई सोल्यूशन तो लाना पड़ेगा। तो 1832 में 1834 में प्रशिया ने एक सोल्यूशन लाया, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ कस्टम यूनियन स्लैश ज़ोल्वेरियन। उन्होंने कस्टम यूनियन बनाया जिसको हम ज़ोल्वेरियन भी बुलाते हैं। ये ज़ोल्वेरियन जो था वो काफी इंपैक्टफुल था, प्रशिया ने बनाया था, बाकी हर जर्मन स्टेट्स ने भी उसको ज्वाइन करा था। क्या था ये कस्टम यूनियन ने क्या अच्छा काम करा था? तो उन्होंने सारे ही टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया था, उसने नंबर ऑफ करेंसी को रिड्यूस करा था। 30 करेंसीज वर देयर पहले, 34 में इसने सिर्फ 2 करेंसी रखी थी, बाकी की 28 करेंसीज अबॉलिश कर दी थी। फिर ये जो स्टेट था ये जो ज़ोल्वेरियन था, इट हैड क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ताकि लोगों की इकोनॉमिक मोबिलिटी हार्नेस हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके। तो बेटा यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज दी ज़ोल्वेरियन एंड व्हाट वर द गुड स्टेप्स डन बाय ज़ोल्वेरियन। तो ज़ोल्वेरियन वाज अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834, इट अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, उसने करेंसी को 30 से 2 लाया था और रेलवेज को भी मोबिलाइज करा था। ठीक है, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। अब ये जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स थे ना वो नेशनलिज्म से कनेक्ट हो रहे थे, लोगों को था कि हमको ऐसी ही यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए, अब हमको कोई मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर नहीं चाहिए। क्लियर, गुड। नेपोलियन को हराने के बाद 1815 के बाद यूरोप में आता है न्यू कंजर्वेटिज्म। समझाती हूँ क्या है न्यू कंजर्वेटिज्म। नेपोलियन को हराया, न्यू कंजर्वेटिज्म आया। पहले तो समझते हैं कंजर्वेटिज्म क्या है। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है द पीपल, द बिलीफ, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में ही बिलीव करता है, जिनको चेंज पसंद नहीं है, यानी कि वो बिलीव करते हैं मोनार्की में, वो बिलीव करते हैं चर्च में, हायरार्की में, कि भाई सारी पुरानी बातें अच्छी है, बेसिकली दादा दादी, राइट, कि भाई पुरानी चीजें ही अच्छी है। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिज्म थोड़ा बदल गया 1815 के बाद, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। कैसे बदला? तो जब नेपोलियन को हराया उसके बाद उनको चेंज थोड़ा अच्छा लगने लगा था, उनको समझ में आया था कि अब हमें वापस प्री रिवॉल्यूशनरी डेज में नहीं जाना है, हमको ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ही रखनी है, पर वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को रखने के लिए हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए होगा। मॉडर्नाइजेशन कैसे आएगा? विद द मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमिक चेंज, अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। जो सारी नेपोलियन ने बातें करी थी, वो सारी बातें, वो सारी चीजें जो थी, दैट वाज मॉडर्न इम्प्लीकेशंस ऑफ मोनार्की। तो इन्होंने बोला कि हम मॉडर्न इम्प्लीकेशन से हमारी मोनार्की को जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे, और यही बिलीफ को हम क्या बोलते हैं? यही बिलीफ को हम बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। मतलब देखो, रखनी है मोनार्की पर उसमें नए नए चेंजेस के साथ, दैट इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म। गुड। अब ये न्यू कंजर्वेटिज्म आता कैसे है? तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, नेपोलियन को हराया। अब तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारा भाई जब झगड़ते हो तो उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट करती है मम्मी की, तुम इसके कमरे में नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे, राइट? तो वो ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा नाम है ट्रीटी। तो नेपोलियन को हराने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। ये कुछ ऐसी ही दिखती थी ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना किसने करी थी? तो ट्रीटी ऑफ वियना वाज डन बाय बाप रे बाप। बाप रे बाप का मतलब होता है ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया। ये सारे यूरोप के बिग पावर्स हुआ करते थे, ठीक है, बाप रे बाप। तो ये बाप रे बाप ने मिलके नेपोलियन को हराया, और हराने के बाद एक सेटलमेंट करा। वो सेटलमेंट को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट किसने करी थी? कौन उसका लीडर था? तो द लीडर वाज ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। बेटा ये अंकल जो है ड्यूक मेटरनिच, वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच।
ट्रीटी ऑफ वियना, आप बोलोगे कि मैम वियना की ट्रीटी करके क्या पार्टी वाटी करी थी जीत की? नहीं बेटा, उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें डिसाइड करी थी कि हम नेपोलियन को हराने के बाद यूरोप में क्या क्या चेंजेस लाएंगे। तो जो मेन एम था, द मेन इंटेंशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना वाज टू रिस्टोर मोनार्की। जो मोनार्की को, जो लुई 16 को फ्रांस ने फेंक दिया था, वही मोनार्की उनको वापस लानी थी कि हम सेफ है जब मोनार्की सेफ है। तो ये लोग को मोनार्की को वापस लाना था। अब ये जो ड्यूक मेटरनिच थे ना, वो एक बातूनी अंकल थे, बहुत बातें करते थे। कैसी बातें, वो मैं आगे बताऊंगी। चलो ये ट्रीटी ऑफ वियना के मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर जो बाप रे बाप था, उनको फ्रांस में किसको लाना था? उसको फ्रांस में रिस्टोर करना था बर्बन डायनास्टी को। तो वापस फ्रांस में किसको ला दिया? बर्बन खानदान के एक किंग को। वो किंग कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब फ्रांस ने जो जो टेरिटरीज, नेपोलियन काफी एम्बिशियस बंदा था, हर जगह पे अपनी टेरिटरीज एस्टैब्लिश करी थी। तो जितनी भी टेरिटरीज एस्टैब्लिश करी थी, वो टेरिटरीज को फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज एस्टैब्लिश हुई थी, वो सारी टेरिटरीज अब लॉस्ट हो गई थी कि भाई सबको अपना अपना रूल दे दो, फ्रांस जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि फ्रांस वाज अ शैतान बच्चा। अब इस शैतान बच्चे के ऊपर ध्यान रखने के लिए a series of states were imposed on the boundaries of France to prevent further expansion। कि फ्रांस में ना ऐसे रिवॉल्यूशंस होते रहते हैं, फ्रांस और ज्यादा आगे ना बढ़े उसके लिए फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत सारे स्टेट्स इंपोज करे थे। मतलब यहाँ से उठा के वहां नहीं लाए थे, पर जो स्टेट्स थे उसके ऊपर कंट्रोल किसने ले लिया था? बाप रे बाप ने। तो देखो नॉर्थ में हुआ करता था बेल्जियम, ठीक है, नॉर्थ में हुआ करता था बेल्जियम। बेल्जियम में किसको कंट्रोल दे दिया था? द किंगडम ऑफ नेदरलैंड को। द किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ, नॉर्थ में नेदरलैंड। एंड जिनोवा वाज एडेड टू द पिडमेंट इन साउथ, साउथ में पिडमेंट में किसको ऐड कर दिया था? जिनोवा को। नॉर्थ में नेदरलैंड, साउथ में जिनोवा, ठीक है। प्रशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर दे दिया था, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया था। यानी कि फ्रांस के आगे ये बाप रे बाप ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया कि फ्रांस आगे ना बढ़ पाए। अब देखो ये लोग काफी स्मार्ट थे। जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का कन्फिडरेशन करा था, ग्रुप करा था, उसको अनटच्ड ही रखा क्योंकि वो वेल सेटल्ड था। रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, पोलैंड किसके कंट्रोल में आ गया था? रशिया के कंट्रोल में आ गया था। और मेन इंटेंशन इनका क्या था? मेन इंटेंशन बस यही था कि मोनार्की को रिस्टोर करे ताकि हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म जो है वो आगे बढ़ पाए। तो बेटा देखो, इनको मॉडर्न चेंज चाहिए था पर उनको मोनार्की को हटाना नहीं था। दे वर ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक यानी कि सिर्फ और सिर्फ खुद की ही सुनते थे। कैसे खुद की सुनते थे? यानी कंजर्वेटिज्म जो थे वो किसी का भी क्रिटिसिज्म लेते नहीं थे। कोई भी अगर उनकी लेजिटिमेसी पे, उनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन करता था तो कंजर्वेटिज्म को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने क्या इंपोज कर दिया था? उन्होंने सेंसरशिप इंपोज कर दिया था कि कोई हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगा। बट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम जितना रिवॉल्यूशनरी को रिप्रेस करोगे, रिवॉल्यूशनरी उतना ही फोर्स से बाउंस बैक करेंगे। तो अब हमने बोला कि भाई ठीक है, तुम नया कंजर्वेटिज्म एस्टैब्लिश कर लो, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी वो अभी भी लिबरल्स को इंस्पायर कर रही थी टू फाइट अगेंस्ट दिस डोमिनेटिंग ऑटोक्रेटिक ग्रुप। तो वहां से आते हैं हमारे रिवॉल्यूशनरी कि तुम नया कंजर्वेटिज्म सेट करो, हम करेंगे रिवॉल्यूशंस। तो ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज यूरोप में थे। अब देखो यार, यूरोप में फियर ऑफ रिप्रेशन था। आई टोल्ड यू ना, ऑटोक्रेटिक लीडर्स ने क्या लगा दिया था? सेंसरशिप, ग्रुपिज्म अलाउड नहीं था, ठीक है। तो अब जो ये सारे रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट कर ला, यानी कि अंडरग्राउंड रह के वो लोग सीक्रेटली काम करते थे। पर ये लोग ने वियना कांग्रेस को अपोज तो करा ही था। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को, कंजर्वेटिव्स को अपोज करा था। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की। तब
अगर तुम्हें रिवॉल्यूशनरी बनना है तो तुम्हें मोनार्की को एनी विच वेज अपोज तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज 1815 के बाद आने लगे। वन सच वाज जूसेपी मजीनी। काफी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है बेटा, इसके ऊपर तुम्हारा 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर तुम्हारा 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोनार्की को रिस्टोर करना, बर्बन डायनास्टी को रिस्टोर करना। फिर फ्रांस के ऊपर बॉर्डर्स लगाई थी और मेन ये था कि दे वर द ऑटोक्रेटिक रिजीम। अब यहाँ जूसेपी मजीनी से शॉर्ट नोट आ सकती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जूसेपी मजीनी। तो लेट अस सी जूसेपी मजीनी कौन था। जूसेपी मजीनी वाज अ रिवॉल्यूशनरी बोर्न इन जिनोवा इन 1807। वो एक सीक्रेट सोसाइटी का खुद एक मेंबर था, कार्बिनरी की जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसका मेंबर था। उसने लिगरिया में रिवॉल्यूशन करा था, इसके लिए उसको 1831 में एग्जाइल में भेजा था। जब वो एग्जाइल से आया तो एग्जाइल से आने के बाद उसने खुद ने 2 अपनी सीक्रेट सोसाइटीज बना ली। कौन सी? यंग इटली इन मोर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म्ड बाय जूसेपी मजीनी। यंग इटली इन मोर्सलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न, जिसमें उसके जैसे ही बहुत सारे लोग होते थे। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जूसेपी मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मोनार्की नेचुरल यूनिट नहीं है, मल्टी डायनास्टिक एम्पायर नेचुरल यूनिट नहीं है। नेचुरल यूनिट क्या है? तो भगवान ने नेचुरल यूनिट बनाया है नेशन को, नेशन ही नेचुरल यूनिट है। और जूसेपी मजीनी ने बोला कि मैं भी इटली को नेशन बनाऊंगा, मुझे इटली को मल्टी डायनास्टिक एम्पायर में नहीं रखना है, मुझे इटली को पैचवर्क नहीं रखना है, मुझे इटली को नेशन बनाना है। और नेशन का बेस क्या है? कॉमननेस। क्लियर? तो ये उसका जीवन मंत्रा था कि गॉड हैड इंटेंडेड टू मेक द नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। क्लियर? और इसीलिए उसको इटली को क्या बनाना था? यूनिफाइड करना था। अब ही वॉज सो इन्फ्लुएंशियल। आपको पता है इटली का भगत सिंह था वो, ठीक है, और इसीलिए लोग उससे डरते थे। तो जो हमारा बातूनी अंकल था ना, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, उसने पहली बात करी, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला कि ड्यूक मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटरनिच ने जूसेपी मजीनी के बारे में बोला था कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, क्योंकि वो काफी अच्छा रिवॉल्यूशनरी था, लोग उसकी बहुत बातें सुनते थे। क्लियर? तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन टर्न करके आ सकता है कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिवॉल्यूशनरी व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मेटरनिच। क्लियर? आ जाएगा? 5 मार्क्स पक्के? गुड। चलो, नाउ द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कंजर्वेटिज्म आया तो हमने क्या कर दिया? हमने रिवॉल्यूशंस करे। तो 1830 टू 1848 का जो पीरियड था दैट वाज एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये 18 इयर्स में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे। बहुत सारे में से हम 3 रिवॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से 3 रिवॉल्यूशंस हुए थे? फ्रांस में, बेल्जियम में एंड ग्रीस में। कौन से 3 पीरियड में? 1830 टू 1848। अब ये रिवॉल्यूशंस करे थे किसने? ये रिवॉल्यूशन लिबरल नेशनलिस्ट ने करे थे, यानी कि जो एजुकेटेड लोग थे, जो प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह थे, उन्होंने। सबसे पहला 1830 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। फ्रांस में बेटा हिस्ट्री पूरी ही रिपीट होती है। आफ्टर 1815 बर्बन डायनास्टी को वापस ला दिया था। बर्बन डायनास्टी का किंग कौन बना था? अब किंग बना था लुई फिलिप। हमने ट्रीटी ऑफ वियना के बाद कंजर्वेटिज्म आया, कंजर्वेटिज्म ने फ्रांस में वापस मोनार्की को ला दिया। वापस मोनार्की में कौन किंग बना? लुई फिलिप। कौन से डायनास्टी का था? बर्बन डायनास्टी। बर्बन डायनास्टी के लुई फिलिप को हमारे रिवॉल्यूशनरी ने भगा दिया। कैसे भगा दिया समझते हैं। उन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप करी विद द लुई फिलिप। गुड। अब बातूनी अंकल वापस बात करने लगे, ये समझ में आया ना। लुई फिलिप को वापस ला दिया था, पर फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन करा और लुई फिलिप के साथ उन्होंने वापस बना दी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि हम सिर्फ मोनार्क का नहीं चलाएंगे। दैट वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस। अब देखो बातूनी अंकल बोले कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस
एक्चुअल में चीखता नहीं है बेटा, यानी कि जब फ्रांस में कोई हलचल मचती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, यानी कि पूरे यूरोप में हलचल मचना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रांस ने स्नीज करा, यानी कि फ्रांस ने रिवॉल्यूशन लाया। अब यूरोप के बाकी के पार्ट में भी रिवॉल्यूशन आएगा। तो फ्रांस में जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से बेल्जियम को काफी कॉन्फिडेंस आ गया। और बेल्जियम किसके कंट्रोल में था? बेल्जियम, याद करो ट्रीटी ऑफ वियना में बेल्जियम के ऊपर किसको लगा दिया था? किंगडम ऑफ नेदरलैंड को। तो बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रुसेल में अपराइजिंग हुआ और ब्रुसेल के अपराइजिंग की हेल्प से इट लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ नेदरलैंड। बेल्जियम ने भी फ्रांस से इंस्पायर होके किंगडम ऑफ नेदरलैंड से छुटकारा ले लिया था। गुड। अब आता है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, थर्ड रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस इन ग्रीस। बेटा ये रिवॉल्यूशन कैन मेक योर वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये एक ऐसा इवेंट था जिसने सारे ही एजुकेटेड एलिट के बीच में, यानी कि सारे एजुकेटेड लोगों के बीच में काफी ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करा था। कैसे समझते हैं? तो ग्रीस वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस के ऊपर कब्जा ले रखा था। ठीक है। अब जैसे जैसे यूरोप में रिवॉल्यूशनरीज ने ग्रो करना स्टार्ट करा, वैसे ग्रीस को भी ऐसा लगा कि नाउ वी नीड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। और ये वॉर स्टार्ट हो गई थी 1821 में। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821 में। अब जो ग्रीस के नेशनलिस्ट थे ना, उसको ग्रीक का तो सपोर्ट मिला था, ग्रीक से यानी कि ग्रीस के लोगों का तो सपोर्ट मिला था, पर उनको यूरोप के भी बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिला था। वेस्ट यूरोपियंस जिसको ग्रीक के कल्चर के लिए सिंपैथी थी, वो लोगों ने भी ग्रीस को सपोर्ट करा था। स्पेशली पोएट्स ने एंड आर्टिसंस ने। आपको पता है पोएट्स ने एंड आर्टिसंस ने ग्रीस को क्या बोला था? पोएट्स एंड आर्टिसंस लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब पता है? पालना, घोड़ियों, राइट? तो उन्होंने बोला कि हम हमारा कल्चर कहीं से सीखे हैं, तो हम ग्रीस से सीखे हैं। आज ग्रीस जब मुश्किल में है तो वी आर गोइंग टू हेल्प ग्रीस। तो स्पेशली पोएट्स एंड आर्टिसंस ने बहुत ज्यादा ग्रीस की हेल्प करी थी। और ये लोगों के जो एफर्ट्स थे वो वेस्ट नहीं गए, ये लोगों के एफर्ट्स काम लगे। और 1832 में होती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ग्रीस को मिलता है इंडिपेंडेंस। अब बहुत सारे पोएट्स ने हेल्प करी थी। वो बहुत सारे पोएट्स में एक था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो था वो इंग्लिश पोएट था। उसने वॉर के लिए फंड्स कलेक्ट करे थे और बेचारा 1824 में फीवर की वजह से मर गया था। बट हिज कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन मेक योर MCQ। क्लियर? ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। गुड। अब देखो नया टॉपिक, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये जो सारी वॉर चल रही थी ना, वो सिर्फ ऑन ग्राउंड नहीं चल रही थी। यानी कि तुमको ऐसा लगता है कि जनरली नेशनलिज्म जो है वो सिर्फ वॉर से आता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आता है, पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो स्प्रेड हुई थी, दैट वाज स्प्रेड बाय रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। बॉलीवुड वाला रोमांटिसिज्म नहीं बेटा। रोमांटिसिज्म क्या है मैं आपको समझाती हूँ। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है an ideology where culture, art and ideas are focused upon to create a form of nationalist sentiments। हमारा इंडिपेंडेंस याद करो, लोग वॉर भी कर रहे थे, पर वॉर के साथ साथ ऐसी पोएम्स लिखे जा रहे थे, ऐसे ड्रामाज, ऐसे लिटरेचर को दे रहे थे जिसकी हेल्प से हम लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हुई। तो ये जो कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड होती है उसको हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। व्हेन an ideology where culture, art and ideas are focused upon to create a feeling of national sentiments, create a feeling of nationalism, that is called romantic imagination। अब जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, वो ना जनरली साइंस एंड लॉजिक एंड रीजन का ग्लोरिफिकेशन जो था उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या हमेशा साइंस एंड रीजन
रीजन एंड लॉजिक से ही वॉर लड़नी है, तुम इमोशन से, इंट्यूशन से एंड मिस्टिकल फीलिंग से भी वॉर लड़ सकते हो। यानी कि तुम लोगों के अंदर इमोशंस क्रिएट करो और वो इमोशंस की हेल्प से तुम अपनी वॉर को जीतो। और सिर्फ उन्होंने बातें नहीं करी थी, उन्होंने सच में ऐसा करा था। उनके एफर्ट की हेल्प से यूरोप में सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चरल पास्ट क्रिएट हुआ था कि भाई ठीक है, ये जो पोएट्स ने जो पोम्स लिखी थी, जो आइडियाज दिए थे, वो सारे की हेल्प से यूरोप में कलेक्टिव आइडेंटिटी बिल्ड हुई थी। आज जैसे तुमको कंट्री के टूवर्ड्स कुछ करना है, कुछ मतलब ऐसी फीलिंग तुम्हारे अंदर कब आती है? जब तुम कोई इंडिया के कल्चर का मूवी देखते हो, कोई ऐसा गाना सुनते हो, लहरा दो, राइट? तो तुम्हें वो रोमांटिक इमेजिनेशन की फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी कि यस, हमको भी हमारे नेशन के लिए कुछ करना है। तो वैसा यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो बेटा रोमांटिक इमेजिनेशन का जो क्वेश्चन आता है वो 3 फेज में जाता है। सबसे पहले उसमें जर्मनी में रोमांटिक इमेजिनेशन हुआ था। जर्मनी में किसने हेल्प करी थी, किसने ये आइडिया को स्प्रेड करा था? तो देयर वाज दिस फिलोसोफर कॉल्ड जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये जो जोहान गॉटफ्राइड हर्डर था, उसने ऐसा बोला था कि अगर तुमको ट्रू जर्मन कल्चर को समझना है तो तुमको कॉमन पीपल के अमंग्स जाना पड़ेगा। आज तुमको राजस्थान का कल्चर समझना है, तुम राजस्थान में जाके ताज होटल बुक करवाते हो, 2 दिन वहीं होटल में रहते हो, तो तुमको क्या राजस्थान का कल्चर पता चलेगा? नहीं। राजस्थान का कल्चर पता लगाना है तो राजस्थान की सड़कों पे घूमना पड़ेगा, राजस्थान के लोगों को मिलना पड़ेगा। तो गॉटफ्रीड हर्डर ने यही बोला कि अगर तुमको ट्रू जर्मन कल्चर जानना है तो तुमको जर्मनी के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, यानी कि दास वॉक के पास तुमको रहना पड़ेगा। देखो, ट्रू स्पिरिट को बोलते हैं वॉक जिस्ट, यानी कि कल्चर की जिस्ट अगर तुम्हें चाहिए तो तुमको वो जिस्ट किससे मिलेगी? दास वॉक से, लोगों से। दास वॉक मतलब कॉमन पीपल एंड वॉक जिस्ट मतलब कल्चरल का जिस्ट, कल्चरल का एसेंस। तुम्हें जर्मन की वॉक जिस्ट चाहिए तो तुम्हें जर्मन के दास वॉक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी कि लोग ही है जो तुम्हें ट्रू जर्मन की फीलिंग दे पाएंगे, ठीक है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसीलिए इन्होंने बोला कि लोगों में अगर तुम्हें ट्रू वन कल्चर की फीलिंग स्प्रेड करनी है तो तुमको लोगों का जो फोक लिटरेचर है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड वॉज द रोल ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड लोकल फोकलोर। लोकल लिटरेचर एंड वर्नाक्यूलर लैंग्वेज की हेल्प से कैसे तुम नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड कर पाओगे। तो देखो, पोलैंड जो था, पोलैंड वॉज द, यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ पोलैंड। पोलैंड वॉज द पार्ट ऑफ रशिया, ठीक है। 18th सेंचुरी में पोलैंड के ऊपर रशिया, ऑस्ट्रिया ने अटैक करा था। पोलैंड ने काफी ज्यादा फाइट करा विथ द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो यार, पोलैंड के पास अपनी टेरिटरी तो नहीं रही, लेकिन पोलैंड ने अपने म्यूजिक और अपने लैंग्वेज के थ्रू अपना जो रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको कायम रखा था। कैसे? तो पोलैंड के एक आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट का नाम था कैरल कुरपेंस्की। कैरल कुरपेंस्की ने नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करा उसके ओपेरास के थ्रू, उसके म्यूजिक के थ्रू। उसने पोलोनाइज एंड मजूरका नाम के डांस को नेशनलिस्ट स्ट्रगल का सिंबल बना दिया। उन्होंने ऐसा बोला, कोई नहीं, हमारे पास हमारी कॉमन टेरिटरी नहीं है, पर हम हमारे म्यूजिक को जिंदा रखते हैं, हम हमारे डांस को जिंदा रखते हैं। तो उन्होंने पोलोनाइज एंड मजूरका नाम के जो 2 डांस थे, वो डांस को नेशनल सिंबल बना दिया और ये सिंबल से उन्होंने अपना स्ट्रगल जिंदा रखा। बेटा आपको पूछते हैं कि राइट डाउन द फीलिंग ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन इन पोलैंड, तो आप ये कैरल कुरपेंस्की का एग्जाम्पल लिख सकते हो। सेकेंड जो लैंग्वेज का सेकेंड जो रोल, सेकेंड जो एग्जाम्पल है, थर्ड जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट हमने जर्मन गॉटफ्रीड हर्डर का देखा, सेकेंड एग्जाम्पल हमने पोलैंड में पोलोनाइज एंड मजूर का डांस का देखा, इन थर्ड एग्जाम्पल जो है वो लैंग्वेज का है, वो भी पोलैंड का ही किस्सा है। कैसे है समझाते हैं। अब देखो, रशिया के ऑक्यूपेशन के बाद रशिया के लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को भी रशिया से निकाल दिया था। रशिया में सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज, पोलैंड में सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज बोलना ही अलाउड था।
ओके, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग नेशनलिज्म। हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक हमने देखा जर्मनी के जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का, सेकेंड एग्जाम्पल जो था दैट एग्जाम्पल वाज ऑफ पोलैंड, पोलैंड में भी कैरल कुरपेंस्की का एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो भी पोलैंड का ही है, बट यहाँ पे लैंग्वेज इज गोइंग टू प्ले द रोल। कैसे समझते हैं? तो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज अलाउड नहीं थी, मतलब स्कूल्स वगैरह कहीं पे भी पॉलिश लैंग्वेज अलाउड ही नहीं थी। तो 1831 में पहले तो पोलैंड के लोगों ने आर्म्ड रेबिलियन करा, यानी कि वेपन्स के थ्रू वॉर करी कि हमको हमारा इंडिपेंडेंस चाहिए, पर उनको नहीं मिला। उसके बाद दे हैव स्टार्टेड यूजिंग लैंग्वेज। कैसे दे हैव स्टार्टेड यूजिंग लैंग्वेज? तो लैंग्वेज में उन्होंने जो क्लर्जी थे, जो चर्चेस थे, वो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ पोलैंड के लोगों ने अपनी ही पॉलिश लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करा। एंड दे हैव सीन लैंग्वेज एज अ वेपन। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज मेरा वेपन है और मैं लैंग्वेज के थ्रू आगे बढ़ेंगे। सेकंड, पॉलिश लैंग्वेज को यूज करते थे चर्च के गैदरिंग्स में, जितने भी गैदरिंग्स होते थे उसमें भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज ही बोलते थे। तो इसी तरीके से पॉलिश लैंग्वेज वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ देयर स्ट्रगल। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल्स हमने रोमांटिक नेशनलिज्म में देखे, बेटा कंफ्यूज मत होना। जर्मनी का एग्जाम्पल जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, पोलैंड में दो एग्जाम्पल है, एक कैरल कुरपेंस्की का पोलोनाइज एंड मजूर का, एंड थर्ड वन इज पॉलिश लैंग्वेज का अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। क्लियर? ग्रेट, यहां से क्वेश्चन आता है 3 मार्कर एंड 5 मार्कर। गुड, चलो नेक्स्ट। अब यूरोप में देखो यार, नेशनलिज्म के लिए वॉर हो रहा है, लिबरल नेशनलिस्ट को फ्रीडम चाहिए, बट जो बेसिक जो कॉमन लोग थे ना बेटा, कॉमन लोगों में हंगर, हार्डशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, भूख, हार्डशिप। और जब भूख और हार्डशिप बढ़ते हैं तो क्या होता है? रिवोल्ट होते हैं। तो देखो यार, 1830s के जो ईयर्स थे यूरोप में, दोज ईयर्स वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। क्यों ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप थी? मैं समझाती हूँ, काफी कॉमन है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस से कनेक्ट करते जाना। यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में स्लम्स क्राउडेड होने लगी, राइट? अब ये सारी चीजों के ऊपर ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट आ गया, यानी कि खराब हार्वेस्टिंग हुई। ये सारी चीजों की वजह से फूड के प्राइसेस बढ़ गए, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये सारी चीजों की वजह से प्राइस भी बढ़ गई थी, प्लस अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। तो देखो समझ में आई, लोगों की हंगर, लोग फूड के लिए भी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। उसके बीच यूरोप में हार्डशिप आ जाती है। कैसे यूरोप में हार्डशिप आती है? तो देखो यार, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, ठीक है? तो इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज आने लगी, तो इंग्लैंड अपने मशीन मेड गुड्स को, अब देखो मशीन मेड गुड्स कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं, तो वो सस्ते मशीन मेड गुड्स को यूरोप में भेजते थे, और यूरोप के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, दे स्टार्टेड फेसिंग स्टीफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड से लोग सस्ते चीजें यहाँ पे बेचते थे, और यूरोप के जो स्मॉल ओनर्स थे बेचारे, जो छोटी छोटी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो महंगी थी, वो कोई लोग ले नहीं रहे थे। अब लोग चीजें खरीद नहीं रहे थे, तो ये लोगों के पास पैसे नहीं थे। आई बात समझ में? और जो जो रीजंस जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी थी, वहां पे फ्यूडल ड्यूज है, ऑब्लिगेशंस है, तो मतलब यूरोप की कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यूरोप में ब्रेड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरर्स के पास पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी चीजें कोई खरीद नहीं रहा था, प्लस बेचारे पेजेंट्स को तो अभी भी जहां जहां पे मोनार्की थी, वहां वहां पे वो लोग को अभी भी फ्यूडल टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। तो दोज वर 1830s का जो टाइम था, दोज ईयर्स वर द टाइम ऑफ हंगर, हार्डशिप। और जब हंगर एंड हार्डशिप बढ़ जाती है तो क्या होता है? रिवोल्ट होता है, और ये जो रिवोल्ट है वो कौन करेगा? पुअर पीपल। हमारे यूरोप में सबसे पहले रिवॉल्यूशन तो कौन लाता है? एज ऑलवेज फ्रांस, ठीक है? तो फ्रांस में क्या हुआ था बेटा? फ्रांस में फूड शॉर्टेज था। फूड शॉर्टेज
के ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट भी था, और ये सारी चीजों की वजह से लोग सड़कों पे आ गए थे एंड पीपल स्टार्टेड रिवोल्ट। अब हमारा जो लुई फिलिप था, ही गॉट इंस्पायर्ड बाय लुई 16। उनको पता था कि अगर मैं भागूंगा नहीं तो ये लोग मेरी भी बलि चढ़ा देंगे। तो हमारा जो लुई फिलिप था उसने अपनी जान बचाई और भाई साहब निकल पड़े। तो ये रिवॉल्यूशन था फ्रांस का। फ्रांस के रिवॉल्यूशन के बाद एक और रिवॉल्यूशन हुआ था, वो एक टाउन में हुआ था, छोटे से टाउन में, वो मैं आपको समझाती हूँ। दैट रिवॉल्यूशन वाज कवर्ड बाय एन आर्टिस्ट, सॉरी अ जर्नलिस्ट कॉल्ड विल्हेम वॉल्फ। कैसे कवर करा था समझाती हूँ। अब देखो यार, एक विलेज था सिलेसिया करके एक विलेज था, ठीक है। दैट विलेज वाज मेड अप ऑफ वीवर्स। वहां पे छोटे छोटे बहुत सारे वीवर्स रहते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ वीवर्स? जो कपड़े बनाते हैं, राइट। अब ये विलेज में अराउंड 18,000 इनहैबिटेंट्स थे, और ये इनहैबिटेंट्स जो थे वो सारे के सारे वीवर्स थे। अब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से दे ऑल वर डेस्परेट अबाउट द जॉब। वहीं पे एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और कॉन्ट्रैक्टर ने आके ऐसा बोला कि मैं तुम लोग को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, तुम मेरे लिए कपड़ा बनाओ, राइट। वीवर स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। व्हेन वीवर स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, अचानक ही एक दिन वो भाई साहब आते हैं, भाई साहब यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, और वो आके हमको ऐसा बोलते हैं कि अब मैं तुमको पहले जितनी प्राइस नहीं दूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस। अब वीवर्स भी लाइक, भाई साहब हमने सारा सामान खरीद लिया, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और अब तुम हमको वो फिक्स्ड प्राइस नहीं दोगे, फिक्स्ड इनकम नहीं दोगे तो हमारी तो वाट लग जाएगी। इसकी वजह से 14 जून को 2 बजे सारे ही वीवर्स इकट्ठा हुए और वीवर्स गए अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर। पहले तो शांति से बात करी कि भाई तू हमारे वेजेस बढ़ा दे, बट कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा ढीठ था। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। अब जो वीवर्स थे दे स्टार्टेड यू नो फाइटिंग विद हिम। उन्होंने उसके घर का फर्नीचर वगैरह तोड़ वोड़ दिया, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स दी ग्रेन्स वगैरह, जो उसके घर में जो भी माल सामान था वो सारा लूटने लगे। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर डर गया एंड ही स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स द नेबरिंग विलेज। नेबरिंग विलेज में भी पीपल हैड द आइडिया कि ये कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट अ गुड पर्सन, तो वो लोगों ने भी उसको नहीं रखा। बट किंग भाई साहब जो थे, वो किंग ने कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करा और किंग ने अपनी आर्मी को भेजा। आर्मी ने अराउंड 24 आवर्स के बाद आने के बाद 11 वीवर्स को शूट कर दिया। तो तुम सोचो, किंग वाज नॉट सपोर्टिंग द पीपल ऑफ हिज ओन विलेज, किंग वाज सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्टर। दोज वर द रिवॉल्यूशंस डन बाय हमारे जो पुअर्स थे, जो लिबरल्स नहीं थे, एकदम लो कैटेगरी में आते थे, राइट। अब जो लिबरल्स हैं उन्होंने बोला कि चलो यार हम भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। पुअर ने रिवोल्ट करा तो हम क्यों रह जाए, रिवोल्ट तो हमको करना ही है। तो वहां से आता है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। कब हुआ था? 1848 में। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। 1848 में फरवरी में देखो यार क्या हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में किंग अपडिक्ट हो गया। अपडिक्ट होने का मतलब किंग का चला जाना। किंग अपडिक्ट हो गया, उसकी वजह से नई रिपब्लिक बनी जहां पे मेल सफरेज था, यानी कि ऑल द मेन अबव द 21 ईयर्स ऑफ एज दे ऑल वर अलाउड टू कास्ट देयर वोट, ठीक है। पर यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स यानी कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर्स, वहां पे अभी भी नेशन स्टेट नहीं आए थे। उनको नेशन स्टेट चाहिए था। व्हेन फ्रांस नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कॉल्ड, यानी कि ये लोगों को भी अब क्या चाहिए? नेशनलिज्म, सॉरी लिबरलिज्म चाहिए। तो ये लोग ने ये चीज का एडवांटेज लिया कि भाई देखो पूरे ही जगह पे क्या हो रहा है? अनरेस्ट हो रहा है। पुअर पीपल आर नॉट हैप्पी विथ मोनार्क्स। तो अब हम जाएंगे और हम नेशन स्टेट बनाएंगे, हम पार्लियामेंट लाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, हम फ्रीडम ऑफ प्रेस लाएंगे, हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन लाएंगे। ये किसका मानना था? लिबरल्स का मानना
था। और लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन करा, कहाँ पे रिवॉल्यूशन करा? जर्मनी में। और वो रिवॉल्यूशन को हम बोलते हैं मे रिवॉल्यूशन। बेटा जर्मनी में 2 रिवॉल्यूशन आएंगे, ये एक मे रिवॉल्यूशन और ये मे रिवॉल्यूशन जो है दैट वाज डन बाय लिबरल्स। कैसे करते हैं समझाती हूँ। तो जर्मनी के लिबरल्स ने, जो सारे मिडिल क्लास थे, प्रोफेशनल, वो सब मिले एंड दे हैव वोटेड फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फ्रांस में जैसे नेशनल असेंबली बनाई थी, ये लोग ने भी जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। जर्मन नेशनल असेंबली बना के 18th में 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली दे ऑल गैदर्ड एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, वो सारे ही लोग सेंट पॉल के चर्च में गैदर हुए। और ये जो नेशनल असेंबली है उसको हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बोलते हैं। वहां पे गैदर होके दे हैव ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। उसके बाद उनके पास किंग था नहीं, तो जर्मनी का ही नेबरिंग रीजन वाज प्रशिया, तो दे ऑल वेंट टू प्रशिया और प्रशिया के किंग को बोला कि भाई ये लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करो और हमें बना दो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। प्रशिया का जो किंग था दैट वाज फ्रेडरिच विल्हेम IV। उसने बोला कि नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो प्रशिया का जो किंग था फ्रेडरिच विल्हेम IV, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करा। कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करने के बाद उसने बाकी के फोर्स के साथ मिलके, यानी कि ट्रूप्स को बुला के, जंकर्स का सपोर्ट लेके, जो प्रशिया का किंग था उसने पूरी ही नेशनल असेंबली को ही डिसबैंड कर दिया। तो आउटकम ये आता है बेटा कि वहां पे जो मे रिवॉल्यूशन था वो काइंड ऑफ फेल हो गया था। उसके बाद हम समझते हैं थोड़ा एक अलग सा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है विमेन का, विमेन के रिवॉल्यूशन का। तो विमेन के जो राइट्स का इशू था ना, दैट इशू वाज कंट्रोवर्शियल। क्यों कंट्रोवर्शियल था? क्योंकि विमेन ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेशन किया था, उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, अपने न्यूज़पेपर्स बनाए, स्टिल उनको सफरेज राइट यूरोप में भी नहीं मिला था। सफरेज का मतलब क्या होता है? यस, राइट टू वोट। अभी भी उनको राइट टू वोट नहीं मिला था। इनफैक्ट आपको पता है जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी ना, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में विमेन देखो दे ऑल वर मेड टू सिट इन द विजिटर्स गैलरी एंड दे ऑल वर जस्ट ऑब्जर्वर्स, यानी कि सारे डिसीजंस मेल ले रहे हैं और विमेन को तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ऑब्जर्वर रखा है। अब जो ये मे रिवॉल्यूशन हुआ था वो कंप्लीट फेल नहीं हुआ था। ठीक है, क्यों कंप्लीट फेल नहीं हुआ था समझाती हूँ। दो कंजर्वेटिव्स वर फोर्स्ड टू एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। आफ्टर 1848 उनको ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं करना था। दे वर लाइक कि ये लिबरल्स जो है वो तो बार बार रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, और हम उसको कुछ तो भी हमको उसको कंसेशन देना ही पड़ेगा। तो देखो यार, वेस्टर्न में तो ऑलरेडी कंसेशन मिल गया था आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बाद, पर अब ये जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है उन्होंने भी थोड़े थोड़े चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करा 1815 के बाद। कैसे चेंजेस? 1848 के बाद कैसे चेंजेस? सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को उन्होंने भी कहां से अबॉलिश करा? हैब्सबर्ग डोमिनियन से और रशिया से अबॉलिश कर दिया। और जो हैब्सबर्ग एम्पायर थे उस एम्पायर में हंगेरियन को ऑटोनॉमी दे दी। हैब्सबर्ग एम्पायर में एक रीजन कौन सा था? हंगेरी, तो वो हंगेरी को ऑटोनॉमी दे दी, यानी कि सेल्फ रूल दे दिया। तो ये सारे चेंजेस आए कौन से रिवॉल्यूशन के बाद? 1848 के रिवॉल्यूशन के बाद। क्लियर? गुड। नाउ कम्स द टॉपिक, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? अब देखो यार, लिबरल्स ने रिवॉल्यूशन करा, लेकिन लिबरल्स के रिवॉल्यूशन से नेशन स्टेट नहीं बन रहे थे। अब आर्मी ने सोचा कि हम बनाएंगे नेशंस। आर्मी यानी कि किसकी आर्मी? किंग की आर्मी। तो देखो यार, थोड़ा स्टोरी से कनेक्ट कर लेते हैं कि देखो 1848 के बाद यूरोप में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए डेमोक्रेसी को लेके, ठीक है। नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स जो थे वो थोड़े ज्यादा बढ़ने लगे। तो यहीं बीच में अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए जो किंग्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे? अब हम बनाएंगे जर्मनी एंड इटली को नेशन स्टेट। देखो यार, पहले नेशन स्टेट किसको बनाना था? गुड,
गुड, लिबरल्स को। लेकिन अब किसने बोला कि हम भी नेशन स्टेट बनाएंगे? ये बोला हमारे कंजर्वेटिव्स ने। क्यों कंजर्वेटिव्स ने ऐसा बोला? क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना था। अभी देखो यार, ये सारी चीजें करने के लिए उनको सपोर्ट तो चाहिए। ओके, तो ये सपोर्ट उनको कैसे आता है? लेट अस सी कि कैसे जर्मनी में यूनिफिकेशन होता है और उनको सपोर्ट मिलता है। चलो, आर्मी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो हम सबको पता है कि पहले किसने करा था? लिबरल्स ने। वो यूनिफिकेशन को किसने सप्रेस कर दिया? प्रशिया के किंग ने और जंकर्स ने मिलके। ये फेल्ड अटेम्प्ट के बाद जो प्रशिया का किंग था उसने बोला कि नाउ आई एम गोइंग टू मेक जर्मनी यूनिफाइड। बेटा, ये यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्कर्स है। कैसे वो यूनिफाइड करेगा? तो जर्मन का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो। अब देखो यार, किंग कभी खुद कुछ काम करता है? नहीं। किंग ने यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? ऑटोवन बिस्मार्क को, जो प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था। उसको बोला कि भाई तू कर जर्मनी को यूनिफाइड। ऑटोवन बिस्मार्क ने 3 वॉर्स करी 7 years तक विथ फेड। 7 years 3 wars with फेड का मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। बूम, जर्मनी वॉज यूनिफाइड। जनवरी 1871 में जर्मनी यूनिफाइड हो गया। अब जर्मनी का तो किंग था नहीं, तो प्रशिया का किंग विलियम वन जो था, विलियम वन बिकेम द जर्मन एम्परर। प्रशिया और जर्मनी एक हो गए और प्रशिया का जो किंग था किंग विलियम वन, ही बिकेम द किंग ऑफ जर्मनी, जर्मन एम्परर बना। क्लियर? गुड। नाउ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का केस भी थोड़ा स्ट्रेंज है बेटा, सारे यूनिफिकेशन 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ऐसा था कि मिड 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 हिस्सों में डिवाइडेड था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इसमें से सिर्फ एक ही स्टेट जिसका नाम है सार्डिनिया पिडमेंट। सार्डिनिया पिडमेंट का ही जो रूलर था वो इटालियन प्रिंस था। ठीक है, बाकी के कोई भी रूलर इटालियन भी थे नहीं, सिर्फ एक ही इटालियन प्रिंस था, दैट वॉज द प्रिंस ऑफ सार्डिनिया पिडमेंट। बाकी नॉर्थ जो था वो, देखो यार इटली कैसे डिवाइडेड है वो मैं तुमको समझा रही हूँ। नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में था, NA, नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रिया। सेंटर पोप रूल करते थे और सदर्न रीजन ऑफ इटली को रूल करते थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। नॉर्थ ऑस्ट्रिया में, सेंटर पोप में, और सदर्न इटली जो था दैट वाज रूल्ड बाय बर्बन किंग ऑफ स्पेन। अब हर जगह पे इटालियन लैंग्वेज भी कॉमन नहीं बोली जाती थी, उसके भी अलग अलग फॉर्म्स थे, तो इतना सारा फ्रेगमेंटेशन था। अब ये सारे फ्रेगमेंटेशन के बीच में जो ये यूनिफिकेशन है वो यूनिफिकेशन पहले तो देखो यार यूसीबी मजीनी को करना था इटली को यूनिफाइड, तो उसने 1830s में काफी ज्यादा ट्राई करा कि आई वांट टू मेक इटली यूनिफाइड। उसने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई, यंग इटली, पर उसका यूनिफिकेशन फेल हो गया। तो उसके यूनिफिकेशन फेल होने के बाद जो सार्डिनिया पिडमेंट याद करो, एक ही ऐसा प्रिंसली हाउस था जिसका किंग इटालियन लैंग्वेज बोलता था, तो उसने बोला यार आई हैव एन एडवांटेज, तो अब मैं करूंगा इटली को यूनिफाइड। उसका किंग कौन था? विक्टर इमानुएल टू। ठीक है, अब देखो यार इटली के यूनिफिकेशन में ये 4 लोग काफी इंपॉर्टेंट थे। एक है हमारा गुजीब मजीनी, दूसरे है हमारे विक्टर इमानुएल टू। इसका रिवॉल्यूशन तो कैंसिल हो गया, फेल हो गया। विक्टर इमानुएल टू किसकी हेल्प लेगा? वो अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो दे केवर की हेल्प लेगा, और लास्ट में आएगा जुसेपी गारिबाल्डी। समझाती हूँ हर किसी का रोल। देखो ये यूनिफिकेशन किसने करा? विक्टर इमानुएल टू ने ये यूनिफिकेशन को करने का सोचा। अब उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसके चीफ मिनिस्टर को। उसके चीफ मिनिस्टर का नाम है केवर, और केवर ने किसकी हेल्प ली? गारिबाल्डी की। तुम बोलोगे कि मैम ये लोग क्यों इतना सब कुछ झंझट कर रहे हैं? व्हाई दे वांटेड टू मेक इटली यूनिफाइड? क्योंकि जब इटली यूनिफाइड होगा तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस मिलेगा। भाई साहब को सारी स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल मिल जाएगा। दैट्स व्हाई ही वाज डूइंग इटली को यूनिफाइड। कैसे करते हैं देखो, यूसीबी मजीनी का तो फेल हो गया, केवर आता है। अब
केवर वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, वो उसको कुछ कोई नेशनल सेंटिमेंट्स अटैच नहीं थे, उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे किंग ने बोला इसलिए मैं ये करूंगा। ही वॉज डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द वेल्थ। ठीक है, अब ये जो हमारा केवर था, काउंट कैमिलो द केवर, ये काफी डिप्लोमेटिक इंसान था। वो था फ्रेंच, सॉरी था इटालियन, बट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटली। इटली से ज्यादा वो तो फ्रेंच अच्छे से बोल लेता था। तो फ्रेंच अच्छे से बोलता था, उसको क्या फायदा हुआ, उसने एक टैक्टिक डिप्लोमेटिक अलायंस करी, यानी कि उसने एक दोस्ती करी। किसके साथ दोस्ती करी? फ्रांस के साथ दोस्ती करी, और फ्रांस के साथ दोस्ती करके नॉर्थ में जो इटली का कब्जा, सॉरी नॉर्थ इटली में जो ऑस्ट्रिया का कब्जा था, वो ऑस्ट्रिया के कब्जे को हटा लिया। उसने फ्रांस के साथ अलायंस करी, फ्रांस के साथ दोस्ती करके नॉर्थ से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। तो नॉर्थ आ गया 1859 में किसके कंट्रोल में? इटली के कंट्रोल में। अभी सेंटर एंड सेंटर एंड साउथ बचा है। कैसे आएगा समझाती हूँ। अब साउथ को लाने के लिए हमारी हेल्प करी थी जूसेपी गारिबाल्डी ने। तो जूसेपी गारिबाल्डी भी एक रिवॉल्यूशनरी था, और उसके जीवन का भी एक ही एम था कि उसको इटली को यूनिफाइड करना है। ठीक है, तो जूसेपी गारिबाल्डी ने अपनी आर्मी के साथ वो कहाँ पे गया? ही मार्च टूवर्ड्स साउथ इटली, और साउथ इटली में जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज का राज था, वहां पे साउथ इटली में जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, वहां पे किसका राज चल रहा था? वहां पे स्पेनिश रूलर्स का राज चल रहा था। तो स्पेनिश रूलर को भगा दिया विद द हेल्प ऑफ उसकी रेड शर्ट आर्मी एंड लोकल पेजेंट्स। क्लियर? तो ऐसे 1861 में जो हमारा विक्टर इमानुएल II था, विक्टर इमानुएल II प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। नॉर्थ में ऑस्ट्रिया को भगाया, किसने? केवर ने। साउथ में बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को भगाया, किसने? गारिबाल्डी ने। और ऐसे हमारा 1861 में इटली यूनिफाइड हो जाता है, और उसका किंग बन जाता है हमारा विक्टर इमानुएल II। अब आपको पता है जो वो किंग बनता है ना, तो उसने रखी थी सिर्फ मोनार्की को ही, और जब वो किंग बन जाता है ना, तो उसके बाद पीपल स्टार्टेड चैंटिंग ला तालिया ला तालिया। अब जो पेजेंट्स ने हेल्प करी थी गारिबाल्डी की, उसने सिर्फ गारिबाल्डी की हेल्प करी थी, उसको नहीं पता था कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, आगे जाके हम क्या करेंगे। राइट? इटली भी यूनिफाइड हो गया। अब आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो केस है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। क्यों उसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। क्योंकि ब्रिटेन में कोई भी अपहेवल और रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, ये एक लेंदी प्रोसेस था, बहुत सालों तक चला था, और पहले ब्रिटिश नेशन नाम का कोई भी नेशन वहां पे था नहीं 18th सेंचुरी में। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटेन बना। समझते हैं कैसे बना। अब देखो यार, ब्रिटिश ब्रिटिश आइल था, जो ब्रिटिश आइलैंड था, वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड था, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। ठीक है, और ये चारों की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंग्लिश। क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट था मैं बताती हूँ। इंग्लिश नेशन जो था वो धीरे धीरे वेल्दी होता गया, धीरे धीरे ग्रो होता गया, और वो इतना ग्रो होने लगा कि 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन लिए। मतलब वो ऑलरेडी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कैसे वो इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि उसने 1688 में जो मोनार्की थी इंग्लैंड में, इंग्लिश कल्चर में, वो मोनार्की को हटा के इंग्लिश पार्लियामेंट ने खुद का डोमिनेंस एस्टैब्लिश करा। अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने सोचा कि यार इंग्लैंड में तो हमारा कंट्रोल है, हम स्कॉटलैंड में भी जाके वहां पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। तो स्कॉटलैंड में उन्होंने करा एक्ट ऑफ यूनियन। उन्होंने स्कॉटलैंड को बोला ये देखो इंग्लैंड है, ये देखो स्कॉटलैंड है, और ये से बना हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का बेस। उसने ऐसा बोला कि इंग्लैंड and Scotland is going to rule over the entire region पार्टनरशिप से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ यूनियन। किसके बीच में? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में। उसने पहले तो ऐसा बोला कि स्कॉटलैंड एंड इंग्लिश दोनों मिलकर रूल करेंगे, इट इज गोइंग टू बी पार्टनरशिप है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। पर जब स्कॉटलैंड आ गया ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो वो बन जाता है द बेस ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो बेस बनता है उसके बाद स्कॉटलैंड जो था उसकी
कोई भी आइडेंटिटी रही नहीं, स्कॉटलैंड को हमेशा सप्रेस करते थे, स्कॉटलैंड के इनहैबिटेंट्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करा जाता था, स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी गायलिक लैंग्वेज भी बोलना अलाउड नहीं था, उनको अपने ही कंट्री से बाहर निकाल दिया था। तो ये कोई एक्ट ऑफ यूनियन नहीं था। सेकंड बचता है हमारा आयरलैंड। अभी आयरलैंड में दो बिल्लियां झगड़ रही थी, यानी कि कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में हमेशा झगड़ा चल रहा था, ठीक है। आयरलैंड दो हिस्सों में डिवाइडेड था, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। अभी इंग्लिश पार्लियामेंट ने किसकी हेल्प करी? इंग्लिश पार्लियामेंट ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करके वहां पे भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। जो कैथलिक लोग थे उन्होंने रिवोल्ट करा, उसमें से भी एक इंसान था जिसका नाम है वुल्फ टोन, और वुल्फ टोन की आर्मी थी यूनाइटेड आयरिशमैन। वो लोग ने बहुत फाइट करा इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए और फाइनली आयरलैंड भी 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ऐसे बनता है हमारा यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, जो पहले ऐसा ब्रिटेन नहीं दिखता था। अब जब ये ब्रिटेन बन जाता है तभी भी मेनली किसका डोमिनेंस एस्टैब्लिश होता है? मेन डोमिनेंस तो इंग्लिश का ही एस्टैब्लिश होता है। कैसे? तो भाई उन्होंने जो फ्लैग रखा था वो भी इंग्लैंड का ही फ्लैग था। कौन सा? यूनियन जैक। उन्होंने जो नेशनल एंथम रखी थी वो भी इंग्लैंड की थी, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और जो लैंग्वेज भी यूके में चलती थी वो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। तो बाकी के जो सारे मेंबर्स थे वो सारे सबऑर्डिनेट्स रह गए और एक मेन जो मेंबर था दैट वाज इंग्लैंड। क्लियर? चलो, सारे यूनिफिकेशन अब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। नेशन को कैसे विजुअलाइज करा? देखो यार, हमने हमारे इंडिया में भारत माता बनाया, करेक्ट? तो ये लोग ने भी अपने नेशन को फीमेल एलिगोरी की हेल्प से विजुअलाइज करना चाहा कि हम नेशन को फीमेल एलिगोरी के तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक फीमेल की फिगर से प्रेजेंट करते हैं। और ये फीमेल फिगर को लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक के सारे आइडियाज दे दिए, अलग अलग सिंबल्स दे दिए। तो ये सारे सिंबल्स दिए थे। अब देखो, ब्रोकन चेन का मतलब होता है फ्री होना, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल जो जर्मन एम्पायर का सिंबल था, ओक लीव्स का मतलब होता है हीरोइज्म, स्वॉर्ड का मतलब होता है रेडीनेस टू फाइट, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है विलिंगनेस टू मेक पीस, ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्राई कलर वॉज द फ्लैग ऑफ जर्मन स्टेट्स जो लिबरल्स का फ्लैग था, रेज ऑफ राइजिंग सन्स मतलब द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे सिंबल्स एलिगोरी को दिए थे। अब फ्रांस की एलिगोरी कौन थी? फ्रांस की एलिगोरी थी मैरियान। मैरियान जो थे उसको लिबर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, उसको रिपब्लिक का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था, यानी कि उनको रेड कैप पहनाई थी, ट्राई कलर पहनाया था, रेड व्हाइट एंड ब्लू कलर का कोकेट पहनाया था। ये जो मैरियान थी उसके स्टेच्यूज जो थे वो हर जगह पे चौराहे पे लगाए जाते थे, कॉइन्स में और स्टेम्प्स में उसकी फोटो, ये देखो जर्नल में उसकी फोटो है। तो ये सारे फोटोज लगाए जाते थे ताकि लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड हो। जर्मनी की एलिगोरी का नाम है जर्मनिया। जर्मनिया को ओक लीव्स पहनाए हैं, जर्मनिया को जर्मन फ्लैग के हाथ में पकड़ाया है और हीरोइज्म का जो ओक लीव्स है वो भी उसको पहनाया है। तो दैट वाज विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। बेटा व्हाट इज इंपेरियलिज्म? देखो यार, पहले हम नेशनलिज्म समझ लेते हैं। नेशनलिज्म मतलब द फीलिंग ऑफ वननेस, यानी कि हम सब जो है वो सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल बैकग्राउंड शेयर करते हैं। दैट इज नेशनलिज्म, कि हम सब कॉमन हैं, हम सब एक हैं। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है एन आइडियोलॉजी वेयर one country establish control over another country for political and economic means। यानी कि एक कंट्री को अपनी कंट्री से शांति नहीं हो रही है तो दूसरी कंट्री में जाएगी, उसके ऊपर भी कब्जा करेगी, और ये कब्जा करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंपेरियलिज्म। तो पहले तो यूरोप में नेशनलिज्म चल रहा था, अब धीरे धीरे यूरोप में क्या चलने लगा? यूरोप में आ गया इंपेरियलिज्म। वो अपने डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट सब अटैच
नहीं थे, अब उनको दूसरे कंट्रीज में भी क्या करना था, दूसरे कंट्रीज में भी एस्टैब्लिश करना था अपना कंट्रोल। और ये जो किंग्स थे, जो बड़े बड़े पावर्स थे, वो लोगों को मैनिपुलेट करते थे कि वो दूसरे कंट्री में जाकर भी अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करे। और एक ऐसा ही केस होता है बाल्कन में। बेटा ये तुम्हारा 3-5 मार्कर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस ऑफ बाल्कन। समझाती हूँ बाल्कन क्या है। तो बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। एक ऐसा रीजन था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स आते हैं। कैसे छोटे छोटे रीजन्स? तो मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ये सारे ही नेशन इसमें आते हैं, ये सारे ही स्टेट्स इसमें आते हैं। बेटा सारे याद मत रखना, 5 रखना चलेगा। अब इनके इनहैबिटेंट्स को हम क्या बोलते हैं? स्लाव्स। क्या बोलते हैं? स्लाव्स। ठीक है, तो ये बाल्कान का 5 मार्कर होगा अगर, तो ये तुम्हारे 2 पॉइंट्स हो गए कि इट वाज अ नेशन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स थे उनको स्लाव्स बोलते थे। ये कुछ ऐसा बाल्कन दिखता था। अब बाल्कन बिकेम द एरिया ऑफ मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन। बाल्कन एक ऐसा रीजन बन गया जिसमें बहुत सारे सोशलिस्ट टेंशन आने लगे। क्यों आने लगे? समझाती हूँ। तो देखो यार, अब देखो बाल्कन में 3 तरीके की लड़ाई चल रही थी। बाल्कन क्यों सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन बना? क्योंकि बाल्कन में 3 लड़ाई चल रही थी। कौन सी 3 लड़ाई? समझाती हूँ। एक कोई और एक किसी और के साथ बाल्कन की लड़ाई चल रही थी, एक बाल्कन में आपस में लड़ाई चल रही थी, और तीसरी कोई और बाल्कन के लिए झगड़ रहा था। समझाती हूँ। तो सबसे पहला किसी और के साथ लड़ाई। अब बाल्कन जो था वो इट वाज द लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बाल्कन के ऊपर ऑटोमन एम्पायर ने कंट्रोल ले लिया था। अब पूरे यूरोप में रोमांटिक इमेजिनेशन चल रहा था, तो थ्रू रोमांटिक इमेजिनेशन बाल्कन के लोगों को भी ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस चाहिए था। तो दे वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। हो गई ना किसी और से लड़ाई। सेकंड में ऐसा था कि बाल्कन एरिया जो था उसमें हर वो छोटे छोटे रीजन्स को खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए था, और वो खुद के इंडिपेंडेंस के लिए दे ऑल वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। और फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर होने की वजह से जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे वो लोग भी आपस में झगड़ा करते थे। थर्ड जो लड़ाई बाल्कन में चल रही थी वो कोई और बाल्कन के लिए झगड़ रहा था। अब बाल्कन जो था वो थोड़ा वीक होने लगा, तो यूरोपियन पावर्स ने सोचा हम जाके बाल्कन के ऊपर कंट्रोल लेके आते थे। तो जो यूरोप के बिग 4 पावर्स थे, यानी कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, बाप रे बाप, वो सारे के सारों को बाल्कन के ऊपर कंट्रोल चाहिए था। तो बाल्कन बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बाल्कन बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। तो ये 3 लड़ाइयों की वजह से बाल्कन जो था इट बिकेम द सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, एंड वो सारी चीजों की वजह से इट लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाल्कन वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर है बाल्कन का किस्सा? 5 मार्कर में आएगा। तो पहले बाल्कन जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन का रीजन है वो लिखना है, फिर आपको लिखना है कि उनके नेशनलिस्ट को स्लाव्स बोलते हैं, फिर 3 लड़ाई। पहली लड़ाई ऑटोमन एम्पायर के साथ, सेकंड बाल्कन नेशनलिस्ट वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई दे वर फाइटिंग, एंड थर्ड इट बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बाप रे बाप वो फाइटिंग फॉर बाल्कन। तो बस बाल्कन खत्म होता है। अब ये जो इंपेरियलिज्म चल रहा था ना, अब इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट हम सब ने क्या करा? एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स, और सब ने ही नेशन स्टेट के आइडिया को नेचुरल एंड यूनिवर्सल आइडिया डिक्लेयर करा। अब कहीं पे भी इंपेरियलिज्म नहीं है, हर जगह पे नेशन स्टेट ही है। तो ये आइडिया हमको मिलता है नेशनलिज्म इन यूरोप से। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग।